हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आईएफआरएस एंड यूएस गैप के ऊपर होने वाला है। ठीक है, आज मेरी क्लास में बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में है ना बैलेंस शीट हमारा बस बेटा खत्म होने को आ गया है। ठीक है, बस एक मुझे आपको एग्जांपल जो मुझे देने थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे करंट एसेट्स क्या होते हैं, है ना, करंट नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, उनके मैंने आपको एग्जांपल्स दिए लास्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है। और इससे जो पिछला लेक्चर था बेटा मेरा, उसमें मैंने आपको पेटेंट्स के बारे में बताया। पेटेंट्स एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर ही आता है। जब मैंने आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल के ऊपर बताया था, डिस्कशन मेरा जब हुआ था, तो बेटा मुझे आपको वहां पे बताना था कि पेटेंट्स क्या है। लेकिन मैंने वहां पे आपको नहीं बताया क्योंकि आपने देख लिया बेटा पिछले लेक्चर से, पेटेंट एक अपने में ही एक डेडिकेटेड लेक्चर है। ठीक है, अगर मैं उस टाइम उसको वहां कवर कर देता तो वो लेक्चर बहुत ही बड़ा बन जाता। ठीक है, तो मैंने अभी उस टाइम उसको सीमित रखा, टेंजिबल और इंटेंजिबल। बस वो क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स कैसे कैसे दिखाया जाता है, टेंजिबल की डेफिनेशन क्या है, इंटेंजिबल की डेफिनेशन क्या है, वो बस हमने बेटा डिस्कशन वहां पे करा। ठीक है, फिर मैंने आपको पेटेंट्स बताया कि भैया क्यों पेटेंट्स बैलेंस शीट में दिखाने चाहिए, नहीं दिखाने चाहिए। क्वेश्चन ये था कि क्या हम पेटेंट्स, क्योंकि इतना तो पता है कि पेटेंट्स इज एन इंटेंजिबल एसेट, तो क्या पेटेंट्स इंटेंजिबल जब एसेट्स है तो क्या पेटेंट्स कैन बी शोन ऑन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिखाए जा सकते हैं। तो मैंने इसका बोला, इसका आंसर सीधा सीधा नहीं है बेटा, इसका आंसर सीधा सीधा नहीं है। इसके आंसर डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ द पेटेंट कैसा है। ठीक है, वो पेटेंट खरीदा हुआ है ना, या वो पेटेंट सेल्फ जनरेटेड है, मतलब आपने खुद ही उस पेटेंट को अंदर ही अंदर अपनी एंटिटी के अंदर खुद ही डेवलप करा बेटा। ठीक है, अगर खरीदा हुआ फिर तो बहुत ही सिंपल है बेटा, यूएस गैप की सीधा 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 सिद्धांत ये कहते हैं, जो एएससी बोलते हैं कि भैया जैसे ही आपने पेटेंट खरीद लिया तो आपने ऑब्वियसली कंसिडरेशन पे किया होगा, फेयर वैल्यू वहां पे डिसाइड हो गई होगी, उसी पे ही रिकॉर्ड कर देना। हिस्टोरिकल कंसेप्ट तो बेटा है ही जिंदाबाद। ठीक है, लेकिन जब सेल्फ जनरेटेड हो जाता है पेटेंट तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, डिफिकल्टी हो जाती है फेयर वैल्यू कंसिडरेशन निकालनी। बट ऑब्वियसली बेटा ठीक है, वैल्यूएशन उसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो यूएस गैप यहाँ पे ये बोलता है आप उसको एक्सपेंस करेंगे, आप एक्सपेंस करेंगे, कैपिटलाइजेशन अलाउड नहीं है। सीधी बात बेटा, इसका लॉजिक क्या है वो पिछली क्लास में दिया था, फिर भी बस एक क्विक रिकैप दे देता हूं। यूएस गैप वालों को एक्चुअली मानना ये है कि भैया हम बताऊं, वही लॉजिक है इसकी, बताऊं फेयर वैल्यू ढूंढना बड़ा मुश्किल है पेटेंट्स की, पेटेंट्स की भैया, क्योंकि हमने खरीदा नहीं है किसी से, तो हमें कैसे पता इसकी क्या फेयर वैल्यू क्या कंसिडरेशन है, मार्केट में बेचने जाएंगे हो सकता है तब की तब है, तो वैल्यूएशन बड़ी डिफिकल्ट है। चलो हो भी जाए, दूसरा हम रिकॉर्ड भी कर लें बैलेंस शीट में, मान लिया, चलो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड भी कर लिया, पेटेंट दिखा दिया एसेट में, लेकिन इससे दिक्कत ये हो जाएगी कि बैलेंस शीट में क्योंकि हमने एसेट साइड में दिखाया, तो एसेट दिखाओगे तो इसका मतलब वही बेटा रूल्स ऑफ एसेट। तीसरा इकोनॉमिकल, फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट इससे आने चाहिए, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है बेटा, पेटेंट में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है, यूएस गैप कहता है ये अनसर्टेन है। यूएस गैप ये कहता है भैया आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अगर कैपिटलाइज कर दोगे, बेटा पेटेंट को कौन, अरे पेटेंट को थोड़ी ना एसेट में दिखाते हैं, उसकी जो चीजें होती है जैसे रिसर्च डेवलपमेंट, लीगल एक्सपेंसेस, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, रजिस्ट्रेशन, उन सबको तो कैपिटलाइज करते हो, वो होता है पेटेंट, वही तो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। ठीक है, अरे जैसे मशीनरी है खरीद के लेके आओगे, उसका परचेज प्राइस, उसका इंस्टॉलेशन, उसकी जितने सर्विसेज उस टाइम पे लगी, वो सारी की सारी कैपिटलाइज करते हो ना, वही तो कॉस्ट ऑफ द एसेट होती है। ऐसी पेटेंट की भी वही कॉस्ट होगी, ये सारी की सारी। यूएस गैप वालों को मानना ये है कि भैया अगर आप ये जो रजिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट चार्ज, इसमें जो कॉस्ट है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, दिक्कत ये है अगर आप इसको कैपिटलाइज कर देंगे, एसेट दिखा देंगे, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, अनसर्टेन होता है बेटा अपने में। बेटा आज आपने रिसर्च करी फेल हो गई, फिर रिसर्च करी फेल हो गई, बार बार फेल ही हो जा रही है बेटा, बार बार फेल हो रही है। बेटा फेल हो जा रही है तो बेनिफिट का कद्दू आएगा। बेटा आप उसको बैलेंस शीट में दिखा रहे हो तो बेटा जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो यही समझेगा, अरे पेटेंट इसने दिखा रखे हैं एसेट में, इसका मतलब इसको फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट या तो मिलेगा या अभी बेनिफिट इसको मिल रहा है, इन दोनों में से एक चीज होगी। लेकिन उस बेचारे को क्या पता, ये कंपनी रिसर्च करी जा रही कुछ निकल ही नहीं रहा, अरे ढांचा निकल ही नहीं रहा, ऐसा अभी तक पेटेंट बना ही नहीं जिससे इनको कोई बेनिफिट अभी मिले या मिलने वाला हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो बेटा यूएस गैप वाले कहने क्योंकि अनसर्टेन है, अभी आपने खर्चा कर दिया लेकिन इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब अभी आपने कर दिया, रिसर्च का खर्चा कर दिया, लेकिन इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेवेन्यू है अभी फ्यूचर में दिख नहीं रहा हमको कि भैया मिलेगा, क्योंकि अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, अभी भी बन रहा है, अभी भी कोविड वैक्सीन के लिए बेटा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी उस टाइम लगी हुई है, उस टाइम बनाने में लगी हुई थी, किसी का निकल ही नहीं रहा था, 2-3 ही आई थी बेटा जो पहले लेके आई थी सबसे पहले, शायद ऑक्सफोर्ड वगैरह, पता नहीं।
देखेंगे। समझ रहे हो बेटा, ये लॉजिक है। तो वो कह रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आप एक्सपेंस करो, सीधी बात है, एक्सपेंस करो, क्योंकि भैया अगर हम उसको एसेट साइड में दिखा देंगे, इससे ये प्रतीत होगा कि भैया इससे फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, अनसर्टेन है। आपने खर्चा कर दिया है लेकिन आपको इनकम अभी आनी स्टार्ट भी नहीं हुई, आप तो अभी भी बनाए जा रहे हो। तो बेटा खर्चा है, ये तो सीधा सीधा खर्चा है, उसी साल का खर्चा है, जिस साल का रिसर्च करा उसी साल का खर्चा मान लेंगे और पीएनएल में डेबिट कर देंगे। मतलब पीएनएल से मेरा मतलब है इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ इनकम में, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बेटा, ठीक है, उसमें हम डेबिट कर देंगे, सीधी बात है। लेकिन मैंने आपको इसका एक कॉन्ट्रास्ट बताया था बेटा, यूएस टैक्स लॉस सेक्शन 174 मैंने आपको बताया था बेटा आईआरएस का, ठीक है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि यूएस टैक्स लॉस थोड़ा अलग चलता है, टीसीजेड जॉब, वो जो टैक्स जॉब कट्स एक्ट है बेटा, उसमें मैंने आपको वो बताया था जो का 2017 वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है इसका। उन्होंने बोला नहीं हम आपको डेबिट करने नहीं देंगे, आपको तो इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, धीरे 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 इसको आपको राइट ऑफ करना, ऐसा इसका था सिस्टम। तो यूएस कैप और बेटा जो अपने टैक्स लॉ चलते हैं बेटा, वो डिफरेंट डिफरेंट चलते हैं, ठीक है, ये हर कंट्री के साथ। इसी से ही बेटा आज जो मेरा टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना, नेक्स्ट टॉपिक है। हालांकि ये जो टॉपिक है बेटा इन डिटेल हमको आगे में पढ़ना है, आगे जब हमारा सेक्शन है बिल्कुल खत्म होने को आ जाएगा ना बेटा, इन डिटेल हम इस पे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे आईएफआरएस और यूएस गैप के ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है बेटा, मुझे आपको एक बेसिक तो बताना ही पड़ेगा ना, यूएस गैप और आईएफआरएस एक्चुअली होता क्या है। बेटा मैं सीधा आपको लास्ट में पढ़ा दूं कि भैया ये है आईएफआरएस, ये है यूएस गैप, ये लो ये पढ़ लो, और समझा भी दूंगा। लेकिन बेटा आपको ये मजा नहीं आएगा, आप बोलोगे यार ये एकदम से क्या नई चीज आ गई आईएफआरएस यूएस गैप। बेटा मुझे आपको पहले एटलीस्ट इंट्रोड्यूस तो कराना ही पड़ेगा कि भैया ये देखो ये है आईएफआरएस यूएस गैप, अभी देख लो, अभी इनसे मुलाकात आगे जाके होगी, मुलाकात आगे जाके होगी बेटा। जैसे बेटा गेम्स में लेवल होते हैं ना, अभी आपको पता है ये लेवल होंगे, शुरू में आप देख लेते हो, लेकिन ऐसे सीधा लास्ट लेवल पे थोड़ी ना पहुंच जाओगे, अभी सारे लेवल क्लियर करते जाओगे ना। लेकिन एक बार मुलाकात तो करनी पड़ेगी ना। आज मुलाकात करवा रहा हूँ बेटा आईएफआरएस और यूएस गैप के ऊपर, इन डिटेल चर्चा तो बेटा लास्ट में होगी। देयर इज अ रीजन फॉर इट, इसका एक रीजन है बेटा, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं, ये जितने भी अब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा एसेट्स, बहुत सारी टाइप्स ऑफ एसेट होती हैं, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं, उसके मेथड्स क्या होते हैं यूएस गैप के अंदर अंदर। अच्छा ये अपने क्या कहते हैं इसको, अकाउंट रिसीवेबल का सिस्टम बेटा, इसको कैसे हमको क्या कहते हैं वैल्यू करना है, इसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, इसका क्रेडिट लॉसेस कैसे निकालने हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या है। अच्छा वो मैं क्या कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन का क्या सिस्टम है बेटा, अपना इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू करनी है, एनआरवी वगैरह सब सिस्टम बेटा वहां पे पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। तो आपको अगर ये सब पता ही नहीं, लास्ट में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, देखो जैसे इन्वेंट्री है, इसको यूएस गैप के अंदर ऐसे वैल्यू करना है, आईएफआरएस के अंदर इसको ऐसे वैल्यू करना है, आप समझ ही नहीं पाओगे। आप बोलोगे सर मतलब ये लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये क्या होता है फीफो, सर ये क्या होता है लीफो। तो बेटा पहले मुझे आपको ये पढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो आप वहां पे सारी चीजें समझोगे। इसलिए बेटा ये टॉपिक लास्ट में रखा हुआ है, ये तब भी ये टॉपिक लास्ट में रखा हुआ है क्योंकि पहले पढ़ तो लो चीजें, पहले इन्वेंट्री की सारे वैल्यूएशन मेथड्स पढ़ तो लो, यूएस गैप के अंदर क्या होते हैं, आईएफआरएस के अंदर क्या होते हैं, तभी तो डिस्टिंक्शन देखेंगे, तभी तो डिस्टिंक्शन देखेंगे बेटा। ठीक है, पहले तो बेटा आप कलर देखोगे ना दो टी शर्ट का, भैया ये टी शर्ट रेड है ये ऑरेंज है, अब जाके कंपेयर करोगे ना यार इसमें क्या क्या डिफरेंसेस में क्या क्या चीजें हैं, कैसा मटेरियल है, कैसा क्लॉथ है ये सब प्राइस का डिफरेंस, तभी तो देखोगे, पहले सारी चीजें देखोगे, ठीक है, फिर कंपेयर करो, यही है। तो आईएफआरएस और यूएस गैप के बेटा ऊपर हम आज उतर जाते हैं, अपना डिस्कशन थोड़ा इस पर आज अच्छा खासा चलेगा बेटा, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेटा, सिर्फ सीएमए यूएसए के लिए नहीं है। आप एक बार अपना फाइनेंस की दुनिया, मैंने अकाउंटिंग वर्ड नहीं बोला, मैंने बोला फाइनेंस की दुनिया में आपने अपना पैर जमा लिया, आपको बेटा इस चैप्टर से आईएफआरएस और यूएस गैप से अब आपका कभी भी नाता टूटने नहीं वाला बेटा। अब तक जब तक आपका करियर फाइनेंस में है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा यूएस गैप आईएफआरएस। जब तक आपकी दाल रोटी चल रही है फाइनेंस से, तब तक बेटा आपको इससे अपडेट तो रहना ही पड़ेगा, इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही है, आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा आईएफआरएस और यूएस गैप। अगर आपको इसका नॉलेज ही नहीं है बेटा, आपको कोई नहीं रखने वाला कंपनी में, सीधी बात है बेटा, कोई ही नहीं रखने वाला आपको। बेटा अलग से कोर्स है, डिप्लोमा इन आईएफआरएस, ठीक है, अगर आपको करना हो, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसको परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी नॉलेज लेना, स्पेशली एक सीपीए का तो बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसका काम ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। क्या ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा जब उसको पता ही नहीं यूएस गैप क्या है, यूएस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या ही बनाएगा, कौन रखेगा उसको एज एन अकाउंटेंट। बेटा आप बोलोगे चलो हम बच गए, अरे आप कैसे बचे, आप बेटा मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, आपको उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिसीजन लेना है।
आपको पता ही नहीं नोट्स टू अकाउंट्स में क्या पॉलिसीज लिखी हुई है, क्या क्या assumptions लिखी हुई है, क्या क्या अकाउंट, कौन से यूएस क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन लिखा है, आपको पता ही नहीं है, क्या क्या डिसीजन लोगे बेटा, आप भी डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, तो सब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे बेटा, सीधा। ठीक है, चलिए अभी ये यूएस गैप और आईएफआरएस होता क्या है, थोड़ा डिटेल पे चर्चा करते हैं, इसको साइड में रखते हैं बेटा। बेसिक लेवल पे चलेंगे, अभी बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे चलेंगे। आते अपने शब्द बेटा, शब्द पे आते हैं। ये है क्यों, ये बना क्यों, ये होता क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हालांकि बेटा अगर आपने अपनी 11वीं कक्षा 11th क्लास पास करके आए हैं, मतलब जब आप अपने कॉमर्स की दुनिया में सबसे पहला पैर रखते हैं बेटा, है ना, बेबी फर्स्ट रखते हैं अगर आप अपना कॉमर्स की दुनिया में, तो बेटा सबसे ये आपको चैप्टर वहां पे पढ़ने को मिल जाता है, बहुत ही, है ना, ग्राउंड लेवल पे पढ़ने को मिलता है, फंडामेंटल लेवल है। आज उसमें थोड़ी डिटेल चर्चा आगे चलेगी। आज यूएस गैप पढ़ेंगे बेटा, बचपन से आईएफआरएस सुनते आ रहे हैं, यूएस गैप आज पढ़ेंगे। क्या होता है ये बेटा, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं बेटा। हर एक कंट्री, ऑलमोस्ट हर कंट्री का अपना अपना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इंडिया, इंडिया का अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अभी मैं बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा बेटा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या, अभी मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ किन किन कंट्रीज ने ये रखे हुए हैं अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखते हैं बेटा, इंडिया अपने में, आपको तो पता ही है इंडिया, हम इंडिया में है बेटा। इंडिया का अपना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा, ठीक है, अपना ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। उसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते बोलते हैं, और ज्यादातर इंडियन गैप से भी पॉपुलर है बेटा, ठीक है, इंडियन गैप से भी पॉपुलर है, लेकिन एक्चुअली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो, ठीक है। आईसीआई ने बेटा हमको वो निकाल के दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा जो दूसरा है बेटा वो है आईएफआरएस बेटा, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। शायद मैं ठीक हूँ बेटा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 169 कंट्रीज में शायद वो है, वाइडली एक्सेप्टेड है ये आईएफआरएस। ये आईएफआरएस अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, उन्होंने लिखा हुआ है वहां पे 169 कंट्रीज में ये है, बाकी लोग बोलते हैं कि 140 कंट्रीज में तो है ये वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है। एक्चुअली वो 169 कंट्रीज बेटा वो सबको इंक्लूड करके बोलता है। अभी ये बताऊंगा, ये मैंने एक्चुअली क्या बोला आपको अभी समझ नहीं आया होगा, अभी बताऊंगा, ठीक है। वो सबको इंक्लूड करके बोलता है, मतलब यूएस में भी, यूएस को भी इंक्लूड करता है वो। लेकिन आप बोलोगे सर यूएस में तो यूएस गैप चलता है, बेटा उसमें कैच है, उसमें कैच है, वो हम बताऊंगा आगे क्या है वो कैच, ठीक है। तो मोटा मोटा मतलब वही बेटा, 150 से 170 कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है वो, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। इंडियन गैप बेटा सिर्फ इंडियन में पॉपुलर है, लेकिन आपको जान के रहनी होगी बेटा, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इन कन्वर्जेंस ऑफ अदित आईएफआरएस है बेटा। कन्वर्जेंस मतलब बेटा सिमिलैरिटी, ऑलमोस्ट सिमिलर है बेटा आईएफआरएस के। कहीं कहीं जगह बेटा आप देखेंगे वहां पे डिफरेंस है, जैसे टैक्स में डिफरेंस है बेटा थोड़ा, मतलब टैक्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन के लिए बेटा, डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए, एक्चुअली आईएफआरएस में जो डेप्रिसिएशन है वो तो उन्होंने अपने हिसाब से बना रखा है ना, जनरली जो होना चाहिए प्रिंसिपल। लेकिन अपना इंडियन एनवायरमेंट जो है बेटा, जो हम जिस तरीके से मशीनरी यूज कर सकते हैं, जो हमारा जो प्लान चलता है टैक्स पर्पस के लिए भी बेटा, वो डिफरेंट कर दिया अकाउंटिंग हमारा, हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने। हमारा जो बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इंस्टीट्यूट है, उसने जो डेप्रिसिएशन के रेट्स है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफरेंट रखे हैं। अगर आप आईएफआरएस को खोल के देखेंगे, इसकी वजह से हमारा थोड़ा डिफरेंट उन्होंने कर दिया। अच्छा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में आप कहीं कहीं जगह देखेंगे वहां पे भी डिफरेंस है, जैसे रियल एस्टेट की इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, आईएफआरएस में डिफरेंट है, हमारे यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। हम बेटा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने नहीं बैठे हैं, वो हमारा इंडियन का टॉपिक है, मैं आपको आईएफआरएस बता रहा हूँ। अच्छा, तो आईएफआरएस बेटा आपने देख लिया, बोर्ड्स ऑफ द कंट्रीज में एक्सेप्टेबल, यूरोप में बेटा सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये, अपने ये साउथ अमेरिका में बहुत पॉपुलर है, जैसे ब्राजील हो गया बेटा, वहां पे पॉपुलर है। अपना क्या कहते हैं इसको, इंडिया में तो बेटा, इंडिया में है नहीं आईएफआरएस, लेकिन अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना आईएफआरएस से इन्फ्लुएंस है। तो जिन कंट्रीज में आईएफआरएस है नहीं ना बेटा, लेकिन वो है इन्फ्लुएंस आईएफआरएस से, तो बेटा आप देख पा रहे होंगे उसकी थ्योरी अलग है बेटा आईएफआरएस की। लेकिन यूएस गैप, अब यूएस गैप की बात सुनिए बेटा, यूएस गैप सिर्फ यूएस में ही है बेटा, कहीं और नहीं है बेटा, ठीक है। यूएस गैप नाम से समझ ली बेटा, यूनाइटेड स्टेट्स, ये मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में ही है और कहीं है ही नहीं। इसका एक रीजन है बेटा, इसका एक छोटा सा एक रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किधर है। चर्चा अभी मैं आपको ये बताने वाला था, अभी मैंने आपको बताया ये है कहाँ का, ये दुनिया में 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। वैसे तो और भी हो सकते हैं बेटा, लेकिन हमको बस अभी 3 समझने हैं। वैसे तो हमारे सिलेबस के लिए 2 हैं, लेकिन क्योंकि मैं इंडियन ऑडियंस की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में बैठा है, तो मैंने ऐसे इंडिया का भी बता दिया, ठीक है, कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होता है। लेकिन एक्चुअली अभी हम 2 ही पढ़ेंगे, मान के चलो दुनिया में और कोई है ही नहीं, सिर्फ 2 ही है, आईएफआरएस और यूएस गैप, ठीक है। चलो बेटा, आईएफआरएस आपको पता है, मैंने बता दिया, वाइडली कंट्रीज शायद दुनिया में अगर 192 कंट्रीज है, तो बेटा 142 170 कंट्रीज में तो आईएफआरएस ही है बेटा, ठीक है। बाकी में अगर उनका अपना भी है, एक बाकी एक जो बचा यूएस, बेटा यूएस में तो अपना यूएस गैप चलता है। बाकी जो बची कुछ कंट्रीज है उनका अगर अपना भी है बेटा, वो होके भी उनका अगर अपना है ना, वो आईएफआरएस से इन्फ्लुएंस्ड है बेटा, आईएफआरएस से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है।
अब ये तो मैंने आपको बता दिया एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, ये मतलब ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते कहां कहां है, किधर किधर है। अब मुझे आपको बताना भैया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने क्यों पड़े, मैं बताता हूँ। बेटा दुनिया में क्या है, 16-17 सेंचुरी से बेटा अकाउंटेंसी की बेटा एक नीड तो समझ में आ गई दुनिया को। बेटा 16-17 सेंचुरी देखेंगे बेटा, वहां पे बेटा अकाउंटिंग बेटा आ गया था दुनिया में, अकाउंटिंग उस टाइम आ गया था। 18-19 सेंचुरी से बेटा प्रॉपर बुक एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम आ गई थी, ठीक है, 18-19 सेंचुरी से शायद ऑफिशियली फुल फ्लैज, चल तो शुरू से नहीं थी, डेवलप तो शुरू से चल रही थी। ऑफिशियली बेटा 19 to 18 सेंचुरी के अंदर फुल फ्लैज डबल एंट्री सिस्टम का हो गया था बेटा इन्वेंशन, ठीक है। तो बेटा लोग अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे थे, लेकिन बेटा पता क्या हुआ, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होती बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती बेटा। पता है क्या होता, सोचो बेटा दो कंपनी, बेटा यूएस है, एक कंपनी बेटा अपने हिसाब से अकाउंट्स बना रही है, एक कंपनी अपने हिसाब से अकाउंट्स बना रही है, वो कह रही है मैं पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा नहीं, मैं तो सीधा बैलेंस शीट बनाऊंगा। एक है वो कह रहा है बैलेंस शीट क्या बनानी, सीधा पीएनएल अकाउंट बनाओ, सीधा सीधा जनता को बता दो कि भैया मेरा इतना प्रॉफिट है और इतना लॉस है। एक कह रहा है, वो कह रहा है हम बताए क्यों, अरे बनाना ही क्यों है, हम क्यों बताए अपना, हम अपना धंधा कर रहे हैं, हम धंधा करें या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट खेलें, हम कि क्या है अकाउंटिंग की जरूरत ही क्या है, हम तो अपने लिए कर रहे हैं, दुनिया को क्या बताना। अरे हम अपना धंधा कर रहे हैं, दुनिया को क्यों बता अपना हमने क्या प्रॉफिट कमाया। तो एक तो ये लेकर बैठा हुआ, एक कह रहा है ठीक है भाई बना लेते हैं, कोई नहीं अच्छी बात है, लेकिन डेप्रिसिएशन में अपने हिसाब से लगाऊंगा। वो क्या करता है, मशीनरी खरीदी, सारी की सारी कॉस्ट एक ही बार में पीएनएल में डेबिट कर दी, इनकम स्टेटमेंट के अंदर पूरी की पूरी डेबिट करी, कैपिटलाइज गया, हटा इसको, कैपिटलाइज गया तेल लेने, हमें नहीं पता क्या होता है कैपिटलाइजेशन। एक कह रहा है नहीं नहीं भैया कैपिटलाइजेशन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे नहीं, फुल फुल बेटा, पूरा ही एक साल के अंदर डिप्रिसिएशन या आधे 200 साल के अंदर डिप्रिसिएशन पूरा खत्म करा, प्रॉफिट का हो गया काम, टैक्स बचाया फुल फुल। तो बेटा कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बेटा ये बताओ जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पागल हो जाएंगे बेटा, वो मार्स में चले जाएंगे पहले इलॉन मस्क से। वो कह रहे हैं भैया ये हमको यहाँ पे नहीं रहने देंगे, हमको वहीं जाना पड़ेगा। अगर सब अपने अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लग गए तो बेटा फिर क्या तेल लेने गया एनालिसिस, क्या एनालिसिस करोगे मुझे आप बताओ, आप एनालिसिस कर पाओगे। आपने कहा चलो मैं एक इन्वेस्टर हूं, आज कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, बेटा पैसा आ गया, आज आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करने बैठे, आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए बेटा, वो तो इंटरनेशनल लेवल बैठी हुई है, नेक्स्ट लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा, बेटा बैलेंस शीट ही नहीं है उसके अंदर, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस है। एक की देखी भाई ये तो बहुत ही कमाल है, उसकी देखी, अब उसने तो डेप्रिसिएशन को तो तेल लेने का बेटा, डेप्रिसिएशन तो पूरा कॉस्ट ऑफ एसेट एक ही बार में डेबिट कर दिया। आप कह रहे मैं एनालाइज करूं तो कैसे करूं, मैं कैसे करूं इन दोनों का प्रॉफिट एनालाइज, अरे दूसरे ने तो पीएनएल नहीं बनाया, प्रॉफिट लूंगा कैसे, मैं खुद बनाऊं क्या बैठ के, उसने तो पीएनएल नहीं बनाया। एक बना रहा है तो अकाउंटिंग कोई कुछ भी अजम्पशन ले रहा है, अपने हिसाब से डेबिट कर रहा है, अपने हिसाब से सैलरीज कर रहा है, अरे कैश बेसिस फॉलो कर रहा है, वो मान के चल रहा है भैया एक्यूरल, हमको नहीं पता एक्यूरल क्या होता है, हम देंगे तो ही डेबिट करेंगे, नहीं देंगे तो नहीं होंगे, हमें इनकम मिलेगी तो ही करेंगे, इनकम नहीं मिलेगा नहीं करेंगे, तेल लेना है एक्यूरल सिस्टम। बेटा क्या कद्दू एनालिसिस होगा, बेटा ये सिर्फ इन्वेस्टर का एग्जांपल दिया, यूजर, बेटा सरकार हिल जाएगी, सरकार के लिए ये इंडस्ट्री है, सोचो टायर की इंडस्ट्री है, सोचो बेटा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हाँ जी सर, बेटा फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इंडस्ट्री में मोटा मोटा एक ही टैक्स आना चाहिए, मतलब मोटा मोटा एक ही टाइप का वो आना चाहिए ना, सरकार एक रेट बना देती है कि भैया ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसका ऐसा 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 रेट आना चाहिए, इनका यही तरीका, ऐसे टैक्स दे देना। लेकिन सारी की सारी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो कोई अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, वो अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, तो सबका अलग अलग प्रॉफिट आ रहा है, अलग अलग प्रॉफिट आ रहा है, किसी का तो प्रॉफिट ही नहीं आ रहा क्योंकि वो बना ही नहीं रहा, तो सरकार को कभी टैक्स मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी सरकार को रिफंड करना पड़ रहा है। सरकार कह रही है भैया क्या सिस्टम है, पागल हो जाएंगे इन्वेस्टर्स, बैंक पागल हो जाएगा, बैंक बोलेगा हम मैं लोन दूं कैसे दूं, मैं समझू कैसे कि भाई तुझे लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तेरी मैं रेशियोज कैसे निकालूं, सॉल्वेंसी रेशियोज निकालने के लिए मेरे पास कम से कम बैलेंस शीट तो होनी चाहिए, अरे इंटरेस्ट एवरेज रेशियो निकालने के लिए मेरे पास तेरा इनकम स्टेटमेंट तो होना चाहिए, कैसे निकालूं भाई। बेटा ये रीजंस, ये तो बेटा मैंने आपको बहुत ही ग्राउंड लेवल पे दिया, ठीक है, तो बेटा ये नीड आ गई दुनिया में, स्टैंडर्डाइजेशन की नीड हुई, तो भैया इन्वेस्टर ने सरकार को बोला भैया ये हमको पागल कर देंगे कंपनी वाले, ये धंधा तो बस धंधा ही करने में दिमाग लगा रहे हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मजाक है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं हमको, क्या बना के दे रहे हैं, ये तो बुक कीपिंग से भी वर्स्ट है, एक्यूरेट सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा, क्या सिस्टम कर रहा है हमको पता कैसे चलेगा क्या सिस्टम है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस कैसे हो पाएगा, प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस का मतलब ये है बेटा फ्यूचर ग्रोथ कंपनी की, अभी अभी बेटा पास्ट को देख के आप फोरकास्ट करते हो कि कंपनी की बेटा ऐसे फ्यूचर में से ऐसे ऐसे होने वाली है, लेकिन ये आप तब करते हो जब आप उसका पास्ट देखते हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप एक स्टूडेंट थे स्कूल में, बेटा आपके टीचर आपके पास्ट परफॉर्मेंस देख के एक आइडिया लगाती है यार ये स्टूडेंट स्टूडियस है या फुल फुल बदमाश है, ठीक है,
अगर आप देखो उसके ग्रेड्स कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे हैं, तो आपकी स्टूडेंट आपकी टीचर एक नोशन बना लेती है कि भैया ये अच्छा ही होगा और आगे भी अच्छा करेगा, तो आपको उसके हिसाब से ट्रीट करती है। लेकिन वो देखती है बदमाश है ये तो, भाई साहब ये तो फुल निकम्मा है ना, ये तो क्लास बंक मारता बेटा, पढ़ता नहीं, तो टीचर ने देखा भाई इसमें तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से आपको ट्रीट करेगी वो, ठीक है। तो ऐसा होता है बेटा। तो पास्ट परफॉर्मेंस इसे कहते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग बेटा। आजकल की बेटा ये जो अगर आप स्किल बेस्ड कोर्सेज करना चाहें तो बेटा फाइनेंशियल मॉडलिंग एक बहुत अच्छा कोर्स है। उसमें क्या होता है बेटा, आपको कुछ नहीं है बेटा, सिंपल है, सिंपल नहीं है बेटा, स्प्रेडशीट के अंदर या कंपनी की है ना जो भी आपका विजुअलाइजेशन टूल है, उसमें बेटा बिजनेस विजुअलाइजेशन में भी बेटा बिजनेस एनालिटिक्स बहुत अच्छा आ गया। तो बहुत सारे उसके बेटा टेबलियो जैसे बेटा उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, कंपनी की फ्यूचर सेल्स को पास्ट को देख के बेटा वो फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं उनकी। तो इसे कहते हैं बेटा, लेकिन ये पॉसिबल तो तब होगा ना जब अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ाया था मैंने आपको, ये तो तब पॉसिबल होगा, ये सब तो है नहीं। तो बेटा ये सब का सब हो गया काम, तो सरकार ने बेटा अब रुक जाओ, हमको नमस्ते करो, हमें ही आना पड़ेगा, सरकार ही आगे बेटा। सरकार ने कहा बेटा रुक जाओ, अकाउंटिंग बॉडीज बनानी पड़ेंगी। एफएएसबी बोर्ड बनाया, इंडियन वहां आईएफआरएस में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। उन्होंने बोला भैया तुम दोनों को काम दे रहा हूं, सरकार ने उनको बोला भैया तुम दोनों को काम दे रहा हूं, दुनिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ तो भैया। अगर क्योंकि तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बनाओगे, ये हमको पागल कर देंगे कंपनी वाले बेटा, इलॉन मस्क से पहले ही हमको भेज देंगे मार्स में, हमको यहाँ धरती में नहीं रहने देंगे बेटा ये लोग। सीधी बात है भैया, आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ तो भैया, एक ताकि एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाओ। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड बना दिया। बोलते हैं ना बेटा, एक जैसा आप रील्स में भी देखते होगे, भैया अभी एक स्टैंडर्ड बन गया, अब हमको ये करना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड बन गया बेटा। मतलब एक आपने बेंचमार्क फिट कर दिया। अब इस बेंचमार्क से नीचे एक्सेप्टेबल नहीं है, एटलीस्ट आपको इस बेंचमार्क में, ये जो बेंचमार्क बना दिया गया है, आपको इसी पे चीजें करनी पड़ेंगी बेटा। जैसे बेटा पासिंग क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल मैं सीएमए यूएसए की बात करता हूं। सीएमए यूएसए ने एक स्टैंडर्ड ये बनाया कि भैया पास आपको पेपर में तभी करेंगे एक पार्ट में जब आपके 500 में से 360 आएंगे, स्केल्स को 360 आएंगे, ये स्टैंडर्ड है, इससे नीचे आओगे तो बढ़िया फेल हो। सीधी बात है, स्टैंडर्ड मीट होना चाहिए। ऐसे ही बेटा अगर आप फूड क्वालिटी में जाएंगे, फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में जाएंगे, तो बेटा वहां पे स्टैंडर्ड होते हैं क्यूसी का, बेटा हर बिजनेस के अंदर होते हैं, हर बिजनेस, फार्मा इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा है, जैसे फार्मा इंडस्ट्रीज में भी है बेटा। आप वहां पे अगर जाएंगे, वहां पे क्यूसी डिपार्टमेंट है। वो क्या करते हैं बेटा, जब प्रोडक्ट बनता है फार्मा इंडस्ट्रीज के, सोचो एक मेडिसिन बनी, कोई सिरप बनी, बेटा उस सिरप का जब वो बन जाएगी, सीधा प्रोडक्शन के अंदर फिट टू प्रोडक्शन नहीं करते उसको, वो उसका सैंपल लेते हैं, सैंपल लेके बेटा उसको क्यूसी डिपार्टमेंट भेजते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बेटा उसका सैंपल चेक करता है, उनके पास मशीन होती है, कॉन्फ़िगरेशन मशीन वगैरह, को घुमाते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसमें टेस्टिंग करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि क्या इसकी चीज ठीक है ना, क्या इसकी विस्कोसिटी ठीक है, हर चीज को, है ना। अगर वो ज्यादा तो फिर उसको आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बोल देंगे, है ना, कि भैया ये आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, मतलब स्टैंडर्ड मीट नहीं करा, आउट ऑफ स्टैंडर्ड है। अगर उसमें कुछ भी गलत हो गया, वो एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि भैया सोचो इस मशीन, ये इस मेडिसिन का जो पीएच लेवल होना चाहिए, फॉर एग्जांपल इस मशीन का, इस मेडिसिन का पीएच लेवल 8 होना चाहिए, लेकिन आ गया उसका 6, मतलब एसिडिक हो गया, तो बेटा उसको आउट ऑफ स्टैंडर्ड बोल देंगे, मतलब ये जो चीज है, ये जो बैच है जो आपने मेडिसिन का बनाया है, ये फेल हो गया, ये स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा। तो भैया फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर वो जाएंगे, जो वहां पे जो काम है जो वो करते हैं उसको ठीक करने, वो जाएंगे उसको एडजस्टमेंट में ठीक करेंगे, क्या दिक्कत आ गई, इसको पीएच लेवल कंट्रोल पे लेके आएंगे। मतलब हर चीज में एक इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड होता है बेटा, कहीं भी जाएंगे हर एक जगह स्टैंडर्ड होता है, सीएमए यूएसए में स्टैंडर्ड है, ऐसे ही अकाउंटिंग में एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। अब जितनी भी कंपनीज हैं, उनको बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनानी है, और वो भी कम कर दिया, कंपलसरी है, बनानी पड़ेगी। अब बनानी है, कंपलसरी कर दिया, तो बनानी है तो एक स्टैंडर्ड बना दिया, इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना है, इससे नीचे बना तो ऑडिटर आपको बेटा क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा। ऑडिटर बेटा आपको बोल देगा कि बेटे इस बंदे ने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करा, इसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बना दिया गई है दुनिया में, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, एक बेंचमार्क बना दिया गया है, उस बेंचमार्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी नहीं बनाई, तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेयर हो जाएंगे, अच्छा अच्छा क्या इस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बनाई, तो दिस कंपनी इज नॉट फिट फॉर एनालिसिस। सीधी बात है। अरे ऑडिटर नहीं बोलते कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करे, तो क्या भैया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर मुझे बात बताइए, अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं भी करे, तो कैसे हम मान लो कि हम क्यों मान ले कि दिस कंपनी इज नॉट फिट, है ना, अनएलिजिबल, इनएलिजिबल है फॉर इन्वेस्टिंग और फॉर एनालिसिस। बेटा क्योंकि जब इसका रीजन है, क्योंकि बेटा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं ना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं सरकार ने, बेटा उसकी पूरी कमिटी होती है बेटा, हाई लेवल ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स होते हैं, सरकार के अपनी कमिटी वाले होते हैं,
लोगों से मशवरा लिया जाता है, बेटा इंडस्ट्रियल से एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बेटा जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं वो हर चीज को कंसिडर करके बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ये देखते हैं कि बेटा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इन इन मेथड्स के हिसाब से होनी चाहिए, तो इन इन मेथड्स के हिसाब से ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो ये कहते हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन अगर फीफो से होनी चाहिए, इन्वेंट्री की अगर वो कहते हैं बेटा अगर इन्वेंट्री है, फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री, अगर वो ये कहते हैं कि भैया इसके मेथड्स हैं जैसे फीफो हो गया, लीफो हो गया, वेटेड एवरेज हो गया, है ना, बहुत सारे मार्केट मार्केट एक्चुअलाइजेशन, मतलब बहुत सारे मेथड है, ठीक है। इन इन मेथड से अगर होनी चाहिए तो बेटा इन इन मेथड से ही होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अपने हिसाब से कर रहा है कि भैया अक्कड़ वक्कड़ दुम्बे वो ऐसे ऐसे करके उसने वैल्यूएशन करके दे दी, तो बेटा उन्होंने बोला ये सब गलत है, ये सब धंधलेबाजी है, दिस इज स्कैम, फ्रॉड है। फिर यूएस जो बेटा ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाए जाते हैं, जो कमिटी होती है बेटा वो हाईली एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे केसेस दुनिया में जितने भी बेटा सर्कमस्टांसेस चलते हैं ना, जितने भी केसेस हैं उन सबको कंसिडर करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। वो कहते हैं भैया हमने जो कंसिडर कर दिए, ये जो केसेस बना दिए, सब केसेस को कंसिडर करके ही बनाए गए हैं। इनके अलावा अगर कंपनी कुछ भी करती है, समझ लेना वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमने वो एक्सप्लोर कर लिया। अगर कंपनी ऐसी चीजें हरकत करेगी तो वो ठीक नहीं है, गलत है। अगर सही होती तो हम इंक्लूड कर देते ना। कंपनी हमसे ज्यादा जानती है, कंपनी अगर ऐसे वैल्यू कर रही है, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से ज्यादा जानती है, नहीं जानती ना। हमने वो सारा एक्सप्लोर कर लिया। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भैया अगर कंपनी ये वाली चीज यूज कर रही है, सोचो कंपनी अकड़ बक्कड़ बम्बे वो करके इन्वेंट्री को वैल्यूएशन कर रही है, तो हमने ये चीज केस को देख लिया ना, हमने एक्सप्लोर कर लिया कि भैया ये सब धांधलीबाजी स्कैम है, ऐसा थोड़ी ना करते हैं इन्वेंट्री को वैल्यू, मजाक चल रहा है, तो नहीं कर सकते ना। अगर होता तो हम इंक्लूड करते इसको, लेकिन अगर कंपनी कर रही है इसका मतलब बेटा वो अपने हिसाब से कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चीजें लिखी गई हैं ये बिल्कुल ठीक है, प्रिसाइज है, लेकिन बेटा ये 100% नहीं है। आप इसको मान के मत चले ना 100%, इसमें भी फ्लॉज है, क्योंकि अगर बेटा ये करेक्ट होता, परफेक्ट होता, तो इसमें अमेंडमेंट्स, इसमें इस पे जो क्या कहते हैं इसको बार बार, इसको अमेंडमेंट्स ही बोल सकते हैं बेटा, जो इसमें बार बार करेक्शन नहीं आती बेटा, ठीक नहीं होते बेटा बार बार, अगर बिल्कुल परफेक्ट होते। लॉ इज नेवर परफेक्ट बेटा, ये है इसके, ये है बेटा, लॉ है जरूरी लेकिन वो अपने में परफेक्ट नहीं है बेटा, वो क्योंकि वो दुनिया में बेटा सारे केसेस को इंक्लूड करना ठीक पॉसिबल नहीं है ना बेटा। अरे बेटा लॉ ही परफेक्ट नहीं है तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या परफेक्ट होंगे? आप क्या सोच रहे बेटा आपका ये जो लॉ बन के बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट है तो फिर उसमें अमेंडमेंट्स क्यों होती रहती हैं? बार बार न्यू न्यू केसेस आते रहते हैं ना। लोग बेटा लोग बड़े शाणे हैं, लॉयर बेटा, ये लूप जब जब देखो तो कोई ना कोई लूप होल निकाल लेते हैं लॉ के अंदर, तो बार बार सरकार देखती है यार इसने फिर लूप होल निकाल लिया, तो बार बार वहां पे जाके सेनेट में उनको क्या करना पड़ता है बेटा, अमेंड करना पड़ता है चीजों को, ताकि आप इस लूप होल का फायदा ना उठा सके। फिर कोई आ जाता है फिर एक लूप होल का फायदा उठा लेता है। तो बेटा बार बार, क्योंकि सारे केसेस को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, ऐसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ है। लेकिन वही है बेटा 95 to 90% फिट है, ठीक है भैया, जेन्युइन है। आप अगर इसको कर लोगे तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो ये बोलते हैं आप टेंशन फ्री रहो, अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना ली तो वो बिल्कुल ठीक है, ठीक ही होंगे बेटा, एक्यूरेसी है उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कमिटी होती है जिन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया है, उन्होंने मोस्ट ऑफ द केसेस जितने दुनिया में चल रहे हैं उसको इंक्लूड करके बनाया है, ठीक है बेटा। ये एक धारणा है। आपको इसका आंसर मिला बेटा कि क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर फॉलो नहीं होते तो हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते उन कंपनियों पे। समझ रहे हो बेटा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बनाई तो इसका मतलब उन्होंने अपनी चलाई तो बेटा कैसे हम कैसे भरोसा कर ले, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स ने सारे सारे केसेस यहाँ पे लिख रखे हैं जो जेन्युइन हो। ये मतलब बेकार खर्च है, ये वाला बेकार होगा, जरूर इलीगल होगा, जरूर स्कैम ही होगा, गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो लड़की है इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो आप वहां से अपने आप को रिफ्रेन करोगे, ठीक है। हो सकता है वो ठीक भी हो लेकिन रिस्क लेना जरूरी नहीं है। दूसरा बेटा एक एंगल और दूंगा, ये तो एक हुआ एक पर्सपेक्टिव, दूसरा एनालिसिस बहुत डिफरेंट हो जाएगा बेटा, डिफिकल्ट हो जाएगा। अब बेटा देखो, सोचो यूएस गैप के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, लेकिन वो एक कंपनी उसने यूएस गैप के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई, अपने हिसाब से बना दी। अब लेकिन बेटा सोचो एक कंपनी है, आप एक इन्वेस्टर हो, आप एक कंपनी है, सोचो एक्स, सोचो बेटा आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है सर, आप एक हम एक इन्वेस्टर है बेटा। अब ये एक कंपनी है और एक दूसरी कंपनी है, ये कंपनी है बी, ये है ए। बेटा इसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है वो गैप के हिसाब से, मतलब यूएस गैप के हिसाब से बनाई है, और इसने जो बनाई है ऑन योर ओन, अपने हिसाब से बनाई है। इसका ये चलता है भैया हम तो अपने में ऑन आवर ओन में, मतलब इसने आप अपने हिसाब से बना रखा। अब आप एक इन्वेस्टर हो, आप इन दोनों का प्रॉफिट एक दूसरे से कंपेयर करना चाहते हो, इन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहते हो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? हो ही नहीं सकता।
बेटा मैंने आपको कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था इन दोनों की चीज कॉमन लेनी पड़ेगी। कॉमन कैसे लोगे बेटा, इसने अपने हिसाब से बनाई है, हो सकता है इसने सेल्स को दिखाया ना हो, फिक्टिशियस सेल्स दिखा रखी हो, इसने डेप्रिसिएशन का रेट सीधा डेबिट कर दिया कॉस्ट ऑफ मशीनरी को, कैसे करोगे बेटा? कंपैरेटिव एनालिसिस करे तो कैसे करें? इसने एक्यूरल बेसिस ना करके कैश बेसिस सिस्टम फॉलो करा, आपने एक्यूरल करा, कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे? कैसे इसकी फ्यूचर फोरकास्ट करोगे? कंपैरिजन ही पॉसिबल ही नहीं है बेटा। कंपैरिजन आप बेटा, जो आप 12th क्लास का लड़का अपने ब्रेन को क्या सेकंड क्लास के बच्चे के साथ कंपेयर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो 12th क्लास का ब्रेन 12th क्लास से ही कंपेयर हो सकता है बेटा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस गैप से कंपेयर हो सकती है, या जिससे जिसने कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल आईएफआरएस। सर क्या बात कर रहे हो, यूएस गैप को आप आईएफआरएस से कैसे कंपेयर कर सकते हो? बेटा कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने प्रोविजन बना रखे हैं ट्रांसलेशन का। अगर बेटा आप एक ट्रांजिशन करते हो यूएस गैप का आईएफआरएस में या आईएफआरएस का यूएस गैप में, तो बेटा उसमें आप उन्होंने मेजर्स बना रखे हैं, उन्होंने कंडीशंस बना रखे हैं कि भैया अगर ये चीज ऐसी होती है तो आपको ऐसे 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 करना पड़ेगा। बेटा ये जो मैंने आपको बोला है ना, ये करना पड़ेगा यूं यूं यूं, ये मैं आपको पार्ट 2 में सेक्शन ए के पढ़ाऊंगा। इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी अगर आप सीधा पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चेंज कर देते हो। मतलब बेटा आप एक यूएस कंपनी हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो यूएस गैप के हिसाब से। अगर अब आपको ऐसा लगता है मैं आईएफआरएस के हिसाब से इंटरनल रिपोर्टिंग करना चाहता हूं, आईएफआरएस के हिसाब से रिपोर्टिंग करना चाहता हूं, तो बेटा आपको बहुत ज्यादा रेट्रोस्पेक्टिवली जाकर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि बेटा बट ऑब्वियस है आप यूएस गैप के अंदर आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इस मेथड से करी है, सोचो लीफो, आईएफआरएस के अंदर वो अलाउड नहीं है, तो आपको बेटा सब कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, आपको लीफो रिजर्व वगैरह बनाना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसकी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ये सब पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे। बेटा मैं बहुत डिटेल में चल रहा हूँ, इतना डिटेल में कहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है आईएफआरएस यूएस गैप को समझना, जो आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम बहुत डिटेल में समझेंगे। बेटा मैं कहीं नहीं भागा जा रहा, आपको अगर भागना है तो बेटा आप भाग लो, लेकिन मैं इसी स्पीड से चलूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरा टारगेट है आपको सीएमए यूएसए वन शॉट क्लियर करा देना बेटा, ठीक है? और वो हो भी जाएगा अगर आप ऐसे देखेंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं करा, वो तो अपने हिसाब से चल रहा है। तो बेटा एटलीस्ट कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो फॉलो करे। चलिए बेटा, तो बेटा मैंने आपको ये डाउट बताया, आईएफआरएस क्या होता है, यूएस गैप क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की एक नीड क्यों आई, समझे? अरे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगी तो एनालिसिस की बेटा धज्जियां उड़ जाएंगी। तो सरकार ने कहा भैया एनालिसिस एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि जब सबके सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो एक ही स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएंगे। तो बेटा अगर एक यूएस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस गैप के हिसाब से, तो उसकी पड़ोसी कंपनी भी यूएस गैप के हिसाब से बना रहा है, उसका भी पड़ोसी यूएस गैप है, यूएस में जितनी भी कंपनीज है सभी यूएस में बना रहे हैं। तो बेटा जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यूएस के अंदर, एक सिटीजन है, कोई इन्वेस्टर है, वो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा है, और बेटा उसको नॉलेज है यूएस गैप की, तो आराम से उसका एनालिसिस कर सकता है। सिर्फ यहां पे नहीं, इंट्रा फर्म नहीं, इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर सकता है, एक यूएस फर्म को दूसरे यूएस फर्म के साथ भी कंपेयर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने यूएस गैप फॉलो कर रखा है, तो आपको पता है अच्छा ऐसे 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 बना रखा है, इन्होंने ऐसी चीजें पॉलिसीज बना रखी है, ऐसी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रखा है, ऐसी इन्वेंट्री को वैल्यू कर रखा है, ऐसे लायबिलिटीज को इन्होंने वैल्यू कर रखा है। आप एनालिसिस अपना ढंग से कर सकते हैं। दूसरा, आपको अंदर एक शांति होगी बेटा, अरे अंदर एक शांति है यार, एटलीस्ट ये सब करेक्ट है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, आपको पता चलिए सरकार मिली हुई है, लॉ से गाइडेड है, ऑडिटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलोड है, तो भैया हमारा पैसा यहाँ पे लगा रहेगा ना, तो अच्छा लगा रहेगा। सरकार ने वेरीफाई करा है, ऑडिटर्स ने वेरीफाई करा है, एफएएसबी बोर्ड का होल्ड है, पीसीओबी बोर्ड का बेटा होल्ड है, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बॉडी होती है ना बेटा वो ऑडिटर्स की, उनका होल्ड है। तो आपको ये टेंशन नहीं लगी रहेगी यार, अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो रखेंगे तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है बिल्कुल जेन्युइन है, ऑडिटेड है यार। तो बेटा आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा क्यों नीड बनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की दुनिया में। अगर नहीं होगी तो बेटा फिर आप समझिए, इमेजिन कर लो क्या हो सकता है फिर दुनिया में, फाइनेंशियल मार्केट तो सब खत्म हो जाएगा बेटा, सब खत्म हो जाएगा। तो बेटा ये मेरा टॉपिक था आपको बताना, तो यही था यूएस गैप, यही था आईएफआरएस, अभी आपके लिए इतना ही है। एक लास्ट डिस्कशन मुझे आपको एक बताना है बेटा, लास्ट डिस्कशन है बेटा ये हमारा, क्या है बेटा वो? बेटा आईएफआरएस जो जर्नली होते हैं ना, मुझे आपको एक बात बताना है, इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ओ सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं बेटा, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कभी आईएफआरएस को खोल के देखेंगे तो वहां पे बेटा आपको पता चलेगा, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, नहीं भी पढ़ा हुआ तो बेटा मैं आपको पूरे जब इस कोर्स में जब हमारा खत्म हो जाएगा ना सेक्शन है, लास्ट का टॉपिक हमारा यूएस गैप वर्सेस आईएफआरएस है, वहां पे थोड़ा एक डिस्टिंक्शन दूंगा आपको, वहां पे थोड़ा समझ में आ जाएगा बेटा क्या है मामला।
बाकी बेटा इन डिटेल तो आपको एसीसीए या जब आप यूरोप में या कोई भी अकाउंटिंग वगैरह करेंगे आपको वहां समझ में आ जाएगा। जैसे एसीसीए में आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा बेटा, ठीक है। और जो यूएस गैप है इसके बीच में छोटा सा डिफरेंस है बेटा, छोटा है लेकिन बहुत ही मोटा है बेटा, बहुत ही बेसिक बिग डिफरेंस है। वो ये है कि जो आईएफआरएस होता है बेटा, जो आईएफआरएस होता है वो जर्नली जर्नली प्रिंसिपल बेस्ड होता है बेटा, दे आर प्रिंसिपल बेस्ड। लेकिन ये जो यूएस गैप होते हैं बेटा ये रूल बेस्ड होते हैं, रूल बेस्ड होते हैं। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं बेटा, स्ट्रिक्ट होते हैं बेटा। और इनको बोलूं तो बेटा ये जो है स्ट्रिक्ट, ये भी मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं है बेटा ये मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। अरे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड हैं, अगर आप इनको नहीं फॉलो करेंगे तो बेटा फिर आपको पेनल्टी तो लेनी पड़ेगी ना, मतलब। लेकिन देयर इज अ स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, रूम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी है बेटा, यहाँ फ्लेक्सिबल है बेटा, ये थोड़े फ्लेक्सिबल है, ये थोड़े स्ट्रिक्ट है बेटा, ठीक है। मतलब आईएफआरएस के अंदर बेटा ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ये फ्लेक्सिबल से मेरा बोलने का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल मतलब अगर कोई भी कंपनी अकाउंटिंग अपनी अकाउंटिंग कर रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है आईएफआरएस के हिसाब से, तो बेटा उनको वहां पे कहीं कहीं जगह में आप देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, फ्लेक्सिबल है बेटा वहां पे वो। इसका एग्जांपल अभी मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, अभी नहीं दूंगा। और रूल बेस्ड यूएस कैप के कोई फाइनेंशियल अगर कोई कंपनी है, जैसे यूएस की कंपनी से ले लेते हैं बेटा, अगर वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस गैप के हिसाब से बना रहे हैं, अगर क्या बेटा उनको बनानी पड़ेगी, तो आप देखेंगे बेटा वो स्ट्रिक्ट है, थोड़ा यूएस गैप बेटा स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है बेटा, स्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है, स्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है बेटा, रूल का मतलब, स्ट्रिक्ट का मतलब कि बेटा वो सर्कमस्टांस नहीं देखता, वो सर्कमस्टांस नहीं देता, वो आउटकम देखता है, मतलब दे आर रिजल्ट बेस्ड, वो आउटकम्स देखता है, वो आउटकम्स देखता है, सर्कमस्टांसेस को नहीं देखता है, सर्कमस्टांसेस को नहीं देखता, वो ओनली आउटकम्स को कंसीडर करता है। सर्कमस्टांस मतलब ये आप सर क्या बोल रहे हैं, कि एग्जांपल दे देते तो अच्छा लगता, बेटा दूंगा ना, टेंशन मत करो, बिना लॉजिक के तो मैं बात करता ही नहीं, आपको पता। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी में इसका ऑपोजिट है, फ्लेक्सिबिलिटी में ऑपोजिट है बेटा, वो सर्कमस्टांस को प्रायोरिटी देता है, और आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब ये नहीं आउटकम्स आउटकम्स पे ध्यान नहीं देता, आउटकम्स पे देता है लेकिन पॉजिटिव आउटकम्स पे देखता है, पॉजिटिव, इन लाइन, पॉजिटिव इन लाइन विद सर्कमस्टांसेस, इसका मतलब ये है। सर ये क्या कह रहे हो, पता नहीं, मैं बता रहा हूं बेटा। जो यूएस गैप होते हैं बेटा, वो आपके क्या कहते हैं उसको, आउटकम्स को कंसिडर नहीं करता, आउटकम्स को कंसिडर करता है, सर्कमस्टांस को बेटा वो कंसिडर नहीं करता। मतलब क्या भी सर्कमस्टांस चल रहा है आपके यहाँ पे, आप कौन सी इंडस्ट्री के हो, क्या आपका सर्कमस्टांस है, फर्क नहीं पड़ता, हमने ये रूल बना दिया, आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत बेस्ट एग्जांपल अभी दूंगा बेटा, इन्वेंट्री का दूंगा बेटा, उससे अच्छा बहुत बहुत लॉजिक समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं कुछ और दूंगा ना, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 606 ही ले लो बेटा, वो सबसे पॉपुलर है, और मैंने आपको बता भी रखा है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर वाला, है ना, वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, शायद अभी आपको समझ में ना आए, ठीक है। इसलिए मैं आपको इन्वेंट्री का एक एग्जांपल दूंगा। तो लेकिन आईएफआरएस इससे थोड़ा ऑपोजिट है, आईएफआरएस बेटा प्रिंसिपल बेस्ड है, प्रिंसिपल्स का बेटा हिंदी में मतलब है सिद्धांत बेस्ड है, मूल मतलब बेटा आपके सिद्धांत, मतलब जो वैल्यूज होती है, मतलब यहाँ पे वैल्यू का गेम है। अगर वैल्यू हो रही है इस स्टैंडर्ड से, मतलब इस प्रिंसिपल से, ये जो इन्होंने प्रिंसिपल बना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग, अगर आप कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख रहे हैं आईएफआरएस के अंदर, बेटा वो आप देखेंगे ज्यादातर वैल्यूबल, वो ज्यादा वैल्यूबल होंगे, मतलब सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट करेंगे। मतलब अरे सोसाइटी किसको, अरे किसको वैल्यू क्रिएट करेंगे, अरे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वैल्यू क्रिएट करेंगे। मतलब अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनी है, तो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब वो पढ़ेगा, उसको वैल्यू क्रिएशन होगी उससे, बेटा वो यूजर्स को ज्यादा ध्यान में रख के करता है। लेकिन यूएस गैप ऐसा नहीं है बेटा, यूएस गैप ऐसा नहीं है, ये वैल्यू क्रिएट नहीं करता, नहीं बेटा, वो इंडस्ट्रियल के हिसाब से चलता है, वो यहाँ पे यूजर के हिसाब से नहीं चलता, वो इंडस्ट्रियल के नीड्स के हिसाब से चलता है, कि भैया अलग अलग इंडस्ट्री इस पर्टिकुलर, सोचो फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये सिस्टम है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बेटा वो अलग अलग कोडिफिकेशन बनाएगा कि इनके लिए ये रूल है। अब ये रूल बेटा किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल मैं आपको मान के चलूं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज आपको कैसे करना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए, बेटा वो रूल्स डिफरेंट बना रखे हैं यूएस के अपने, किसके लिए, क्या किसके लिए, कौन है वो,
अरे कौन सी भी कंपनी बोली मैंने आपको? सॉफ्टवेयर कंपनी बेटा, सॉफ्टवेयर कंपनी का अलग है, उनका सिस्टम अलग है, लेकिन आईएफआरएस में ऐसा नहीं है। आईएफआरएस में सीधा प्रिंसिपल बना रखा है। आईएफआरएस जो इनका 15 है बेटा, उसके अंदर सीधा सीधा उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर आपको रेवेन्यू आपको मिल रहा है और उसके लिए प्रॉपर आपको कॉरस्पॉन्डिंग खर्चा हो चुका है, तो बेटा उसको रिकॉग्नाइज कर लो। लेकिन यूएस गैप में बेटा रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए इंडस्ट्रियल अलग अलग बना रखा है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ऐसे होगा, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर के लिए अलग बना रखा है, उसके एलिमेंट्स होते हैं बेटा वीएसओडी, ठीक है, प्रॉपर उनका एक एलिमेंट होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल का अलग है बेटा, ठीक है, ऐसी अलग अलग रियल एस्टेट के लिए अलग बना रखा है। मतलब सीधी सीधी बात बोलो, यूएस गैप में हर एक इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन अलग अलग रखा है। ऐसी इन्वेंट्री है, ऐसी इन्वेंट्री है बेटा, हर इंडस्ट्री अपने अपने हिसाब से इन्वेंट्री कर सकती है वैल्यू। लेकिन आईएफआरएस ने बेटा एक ही प्रिंसिपल बना रखा है मोटा मोटा कि भैया ऐसे हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। समझ रहे हो बेटा? तो मतलब ये मैंने आपको बहुत ही ग्राउंड बेसिक एग्जाम, अरे बेटा ये तो बहुत डीप में जाना है अभी आईएफआरएस, लेकिन मैंने आपको अभी बस ऊपर ऊपर से बातें करी हैं, ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 606 है और जो आईएफआरएस का 15 है बेटा, वो डिफरेंट है। लेकिन अब मैं आपको बात बताऊं, आजकल बेटा यूएस गैप की जो कमेटी है बेटा, इन्होंने अब क्या कहते हैं उसको बेटा, बहुत ज्यादा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। इन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया कि वो अपना इन कन्वर्जेंस विद आईएफआरएस 15 कर दे। मतलब जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन 606 के अंदर रखा है बेटा, अब वो यूएस गैप धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा उसके साथ, आईएफआरएस 15 के साथ। मतलब आईएफआरएस 15 तो ये बोल रहा भैया इनकम मिलेगी और एक्सपेंसेस कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, कर देना। लेकिन यूएस के आपके तो बेटा इंडस्ट्री स्पेसिफिक है ना, वो धीरे धीरे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया, उन्होंने कर भी दिया कॉन्ट्रैक्ट्स और लीजेस के लिए जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होती है बेटा, जो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो आपका आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट से और लीजेस से, उन्होंने बेटा वो इनलाइन कर दिया आईएफआरएस के लिए। अभी लेकिन अभी तो बहुत है, रियल एस्टेट है, फार्मा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, अभी सबको अभी नहीं करा है, लेकिन कुछ कर दी है और ये चाहते हैं कि हम कर भी दे। इसका प्रॉपर लॉजिक है क्योंकि आईएफआरएस इज ग्लोबली एक्सेप्टेड बेटा, इस ग्लोबली एक्सेप्टेड है, तो ये भी चाहते हैं कि भैया यूएस गैप भी थोड़ा सा इनलाइन हो जाए, है ना, इन कन्वर्जेंस विद आईएफआरएस। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यही बोला कि ये जो आईएफआरएस होते हैं बेटा, इनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं बेटा। उनका पर्पस है बेटा, जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए। वैल्यू क्रिएशन मतलब वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सर्कमस्टांसेस को वो प्रायोरिटी में रखते हैं। लेकिन ये जो यूएस गैप है बेटा, वो ऐसा नहीं करता। वो कहता है सर्कमस्टांस वगैरह हमको नहीं देखना, हम तो भैया इंडस्ट्री स्पेसिफिक चलेंगे। उनको आउटकम से लेना देना, मतलब वो आउटकम्स देना चाहता है, वो रिजल्ट बेस्ड है कि भैया अकाउंट्स ऐसा होना चाहिए। अरे रिजल्ट बेस्ड से मतलब मेरा ये है कि वो आउटकम्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं बेटा, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हाँ, तो इसका मेरा मतलब ये है, देखिए वो जो यूएस गैप है बेटा, वो जो यूएस गैप है वो ज्यादातर जो ध्यान देता है बेटा, वो आउटकम्स पे देता है, ठीक है। अब इसका बेटा हमको एक एग्जांपल में जाना पड़ेगा तभी लॉजिक समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, आईएफआरएस जो है बेटा, उसमें डिफरेंस ये है कि बेटा आपको मैंने अभी बताया, वो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल से भी बताया कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऐसे होती है, जैसे इसका आईएफआरएस 15 है, वो ये कहता है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। भैया आपको अगर सीधा इनकम मिल रही है, आपने अपनी अच्छा इनकम, ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया, उनका उन्होंने उन्होंने उसमें डिटेल में ऐसा लिखा है कि आपको अगर इनकम मिल गई है और आपने अपना सारा रिस्क रिवॉर्ड, अपना सॉरी अपना सारा का सारा रिस्क, अपने ट्रांसफर टाइटल ऑफ द गुड्स, जो ओनरशिप ऑफ द गुड्स है, ये सर्विसेज सब ट्रांसफर कर दिए सामने वाली पार्टी को, उसके बदले में आपको प्रॉपर कंसिडरेशन, आपका रिवॉर्ड मिल गया है और बेटा आपका उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंस भी मैच हो रहा है, तो आप उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये उनकी आईएफआरएस 15 में लिखा है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 606 जो यूएस गैप का है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वो बेटा इससे बिल्कुल डिफरेंट है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन बेटा ऐसा सिंपल प्लेन प्लेन नहीं है कि हाँ ऐसा है तो हम भी मान लेंगे, नहीं। यूएस गैप ने बेटा अपनी अपनी इंडस्ट्री का अपना अपना रेवेन्यू रिकॉग्निशन बना रखा है। तो समझे, यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया। दिस इज अ रूल बेस्ड, मतलब इस इंडस्ट्री के लिए ये रूल है, इस इंडस्ट्री के लिए ये रूल है, इंडस्ट्री के लिए ये रूल है। तो जो भी इंडस्ट्री अपने आप को, कोई भी कंपनी यूएस की अगर अपनी किसी कोई भी कंपनी, वो पहले देख लेगा भैया वो कौन सी इंडस्ट्री में लग रही है। सोचो वो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आ रही है, तो बेटा वो उसके लिए यूएस ने बोलते भैया तुम अगर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर हो, तुम्हारे लिए ये रूल है, दूसरे रूल मत फॉलो कर लेना, स्ट्रिक्ट है बेटा। फार्मा इंडस्ट्री आप ये क्या कहते हैं इसको, लीजेस वाले फॉलो नहीं कर सकती रेवेन्यू रिकॉग्निशन, या फार्मा वाले या रियल एस्टेट के रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉलो नहीं कर सकती, ये अलाउड नहीं है। इट्स अ स्ट्रिक्ट बेस्ड।
एग्जाम्पल बेटा आपको स्ट्रिक्ट, और अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको एक स्ट्रिक्ट और प्रिंसिपल, मतलब रूल्स और प्रिंसिपल के बीच में एक एग्जाम्पल देता हूँ। सीएमए यूएसए का ही ले लो बेटा, सीएमए यूएसए का ही ले लो बेटा। आपको अपनी फीस, अगर सोचो आपका अटेम्प्ट फॉर एग्जाम्पल सितंबर अक्टूबर है बेटा, सितंबर अक्टूबर के लिए बेटा आपको अगर एग्जाम देना है तो आपको एग्जाम फीस देनी पड़ेगी, और एग्जाम फीस जो उनकी है बेटा वो है 15 अक्टूबर, लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। मतलब अगर आप, वो कह रहे हैं सीआईएमए वाले कि कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पे हमारा पेपर देना चाहता है, कौन सा, सीएमए यूएसए का, उसको लास्ट डेट 15 अक्टूबर है एग्जाम फीस देने की। अगर उसको सपना आ जाता है 16 अक्टूबर देने का, तो बेटा फिर वो कभी अगले अटेम्प्ट में देगा। इस अटेम्प्ट में उसको एंटरटेन ही नहीं करा जाएगा। आपको लगेगा नहीं सर कर लो, लेट फीस ले लेना, अलाउड ही नहीं है, एंटरटेन ही नहीं करेंगे। स्ट्रिक्ट रूल है, स्ट्रिक्ट रूल है बेटा, स्ट्रिक्ट रूल है, किसी के लिए एक्सेप्शन नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर एक्सेप्शन बेटा। रूल्स में मतलब क्या होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन होते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिए जाएंगे बेटा, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब जैसे यहाँ पे आईएमए ने एक रूल बना दिया, रूल है आईएमए ने ये रूल बना दिया कि भैया यहाँ पे आपकी लास्ट डेट है, आपको 15 अक्टूबर तक फीस देनी है। अगर आप इसके बाद देंगे, यू विल नॉट बी एंटरटेन, आपको नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल बेस्ड बेटा अलग होते हैं। प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे आप आईएमए बोलती है, आईएमए बोले कि आपको जल्दी से जल्दी पेमेंट देनी चाहिए, अगर आप जितनी जल्दी देंगे आपको उतनी जल्दी रिजल्ट भी आएगा। लास्ट डेट वाली बातें नहीं कर रहे हैं, टाइमली पेमेंट ऑफ द फीस विल बी एनकरेज्ड वगैरह, ये सब बोल रहे हैं। तो बेटा ये प्रिंसिपल है, मतलब ये वैल्यू बना दिया, एक सिद्धांत बना दिया कि आप जब भी एक फीस जल्दी पे करेंगे, ड्यू डेट से पहले, हमेशा ड्यू डेट से पहले देने की कोशिश करिए। इससे सिस्टम हैंग नहीं होगा, क्योंकि सभी लास्ट दिन के दिन प्रकट हो जाएंगे तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। हमेशा पंचुअल रहिए। तो ये वैल्यू क्रिएशन वाली बातें होंगी बेटा प्रिंसिपल के अंदर, सिद्धांत, लाइक मॉरल्स। एक और एग्जांपल तो बेस्ट एग्जांपल है बेटा लॉ। चोरी करना, कोई अगर चोरी कर रहा है बेटा, अगर कोई चोरी कर रहा है तो इट्स अ क्राइम, चोरी कर रहा है तो इट्स अ क्राइम, वो लॉ की नजर में बेटा क्राइम है, वो एक रूल है, आपको सजा होगी ही होगी अगर आप पकड़े गए तो। ये लॉ है बेटा, किसी के लिए एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी चोरी कर रहा है, आप बोलोगे सर तो मेरे को भूखा था, मेरे को खाने को नहीं था, तभी मैंने चोरी करी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं। तू भूखा हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, तुमने चोरी करी, लॉ के अंदर एक्सेप्शन नहीं है, ये स्ट्रिक्ट रूल है। कोई भी भूखा आ जाए, कोई भी बेटा मजदूर आ जाए, कुछ भी हो, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है ना, किसी को पैसा नहीं मिल रहा, इसे क्या कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप अपने आप को ही रैशनलाइजेशन, मतलब आप एक रैशनल थॉट्स दे रहे हो कि नहीं नहीं ये सरकार हमारा पैसा ले रही है, नहीं कंपनी हमको अच्छी तरह पैसे नहीं दे रही, हम तभी चोरी कर रहे हैं, हम अपना हक का पैसे ले रहे हैं। नहीं, ये सब फालतू रैशनल बातें नहीं चलेंगी। आपने चोरी करी, चोरी मानी जाएगी, चाहे कोई भी अब आप रीजन दो, आप पकड़े गए, चोर मान लिया जाएगा, इट्स अ क्राइम, ये लॉ है, इट्स अ रूल। लेकिन मॉरल्स, मॉरल्स क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स, मॉरल्स आर प्रिंसिपल्स, उनमें हमको पता है सोसाइटी नहीं, मतलब यहाँ पे लॉ बाय द लॉ इनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे एक इन्फोर्सिंग एजेंसी होती है लॉज के अंदर, रूल्स के अंदर। अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी बेटा। रूल्स में ये होता है, अगर पेनल्टी, आप अगर यहाँ पे रेपरकशंस होते हैं साथ में, गिफ्ट में बेटा, अगर आप रूल तोड़ोगे तो आपको गिफ्ट में पिटाई मिलेगी, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि। लेकिन प्रिंसिपल्स में ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, अगर आप प्रिंसिपल तोड़ेंगे तो यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको कोई रेपरकशन फेस करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बेटा बाबा आदम जमाने से चला आ रहा है, बचपन से हमको सिखाया जा रहा है कि चोरी नहीं करनी है ना, आपको अच्छी तरह लोगों से बात करनी है ना, बी अ जेंटलमैन, ये सब आपको बताया जाता है, ये सब मॉरल्स हैं, कस्टम्स जो लोगों ने बना रखे हैं, बाय सोशल चला आ रहा है, कस्टम से चला आ रहा है, ये दीज आर प्रिंसिपल्स बेटा। अगर आप, ये आपके इनहेरेंट है, मतलब आपको दे दिए जाते हैं, आपके अंदर ही क्रिएट होते हैं वैल्यूज, दीज आर प्रिंसिपल बेस्ड। अगर आप अपने मॉरल्स को बेटा तोड़ भी दोगे, अगर सोचो आपको जो लोगों ने सिखाया उसको आप तोड़ भी दोगे, सोचो अच्छी तरह बात करना, आप उसको दरिया उड़ा दिया आपने, तो बेटा आपको कोई लॉ, आपको मतलब यहाँ पे कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी उठा के आपको जेल में नहीं डाल देगी, मतलब यहाँ पे कोई रेपरकशंस गिफ्ट में नहीं आ रहे हैं। लेकिन रूल के साथ अलग है, अगर रूल में ये लिख दिया, लॉ में ये लिख दिया कि बेटा आपको सबसे अच्छी तरह बात करनी है, और अगर आपने वो तोड़ा तो बेटा पिटाई कंफर्म है। तो बेटा लॉस, जो रूल्स होते हैं वो बेटा स्ट्रिक्ट होते हैं, और उनका नॉन कंप्लायंस विल अट्रैक्ट रेपरकशन। लेकिन प्रिंसिपल्स में जरूरी नहीं है, अरे हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बेटा यही है आईएफआरएस, वो प्रिंसिपल बेस्ड है बेटा। मैंने आपको बहुत एग्जांपल से समझा दिया, अब इससे ज्यादा एग्जांपल तो बेटा नहीं हो सकते, ठीक है। अब इससे ज्यादा एग्जांपल चाहिए तो बेटा मैं आपको पूरा कोर्स ही फिर तो है, अभी ये जो सेक्शन है चलेगा, तो बेटा लीजेस में आपको मैं बताऊंगा, जैसे लीजेस वाला चैप्टर आएगा, मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि देखो बेटा यूएस गैप के अंदर देखो ऐसे हो रहा है, लेकिन यही हम आईएफआरएस के अंदर करते हैं, देखो बेटा ऐसा होता है,
इन्वेंट्री के जब अंदर आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा बेटा देखो इन्वेंट्री में, बेटा देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे देखो यूएस गैप के अंदर लीफो चल रहे हैं, लेकिन आईएफआरएस के अंदर देखो बेटा लीफो अलाउड नहीं है। तो फिर देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऐसा ऐसा फर्क आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट्स के अंदर ऐसा फर्क आएगा बेटा, सारा डिफरेंट फर्क आएगा बेटा। टेंशन मत करो, अभी तो एक बेसिक बता रहा हूं, मैंने बताया ना ये आईएफआरएस और यूएस गैप वाली क्लास तो एक बेसिक फाउंडेशन क्लास है बाद के लिए। अभी तो डिटेल में चर्चा, ये पूरा चैप्टर चलता रहेगा। आप क्या सोच रहे हो ये पूरा टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा? नहीं, अब स्टार्ट हो गया आईएफआरएस यूएस क्या है बेटा। आप जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, वारंटीज, लायबिलिटी, लीजेस, सब ये स्टार्ट हो गया आपका। सब जगह हमको यूएस गैप और आईएफआरएस के बीच में कॉन्ट्रास्ट पढ़ना है, पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको इन डिटेल पढ़ा दिया कि बेटा जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब यहाँ पे बेटा जो कंपनी है जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है क्या आईएफआरएस के अकॉर्डिंग, तो बेटा यहाँ पे आप खुद देखोगे बहुत जगह फ्लेक्सिबिलिटी है। बेस्ट एग्जांपल बताया रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। अरे बेटा एक कंपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करता हूं बेटा, फार्मा कंपनी अभी नहीं करते, सॉफ्टवेयर कंपनी। अब बेटा सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी बेटा अगर एक आईएफआरएस के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगी? उसके अंदर क्या है, सीधा अपना जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है बेच दो, जो उससे आपको इनकम आ रही है आप उसको रिकॉग्नाइज कर लो। आईएफआरएस आपको अलाउड करता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी बेटा यूएस गैप में इतना सिंपल नहीं है जितना आपको मैंने अभी बोल दिया। आईएफआरएस में इतना सिंपल नहीं है। आप देख क्या अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी का गेम। यूएस गैप के अंदर पता है बेटा क्या है, मैं समझाऊं आपको। यूएस गैप के अंदर बेटा सोचो रेवेन्यू रिकॉग्निशन फ्रॉम सॉफ्टवेयर अरेंजमेंट्स है 606 में, जैसे ऐसे नहीं कर सकते बेटा आपने अपने सॉफ्टवेयर बनाया और आपने बेच दिया और उससे जो आपको पैसा मिल गया उसको रिकॉग्नाइज कर दो, नहीं। उसके अंदर बेटा कंसेप्ट है, उसके अंदर एक कंसेप्ट है कि ये जो बेटा आपने सॉफ्टवेयर बनाया ना, ये जो आपने बेटा सॉफ्टवेयर बनाया है उसके टुकड़े कर दिए यूएस गैप ने। उन्होंने बताया पहले तो बेटा आपने सॉफ्टवेयर बनाया होगा, लाइसेंस बनाया होगा, आपने पहले बात तो सॉफ्टवेयर बनाया इसका एक लाइसेंस होगा, फिर बेटा इसका कोई सपोर्ट सिस्टम भी तो होगा। अरे बेटा आपने सोचो बेटा प्लगइन्स वगैरह, फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बोलूं, एक कंपनी है, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो और एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेटा पहले लेबर इंटेंसिव थी, लेकिन अब उसने देखा दुनिया में ऑटोमेशन का जमाना आ गया, तो वो आपके पास अप्रोच हुई। आपने कहा सुनो सॉफ्टवेयर कंपनी, मेरे लिए बताओ एक मेरे जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग सिंपली पूरा रोबोटिक कर दो, ऑटोमेशन डाल दो, पूरा ऑटोमेशन फुली ऑटोमेटेड हो गए, हमको चाहिए नहीं लेबर इंटेंसिव। वो कह रही है हम फुली ऑटोमेशन चाहते हैं। होता होगा बेटा, वो कर रहा है, तो बेटा आप उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाओगे, उसके आप उसके चीजें डिजाइन करोगे, आप हाई लेवल ऑफ एचएमआई डिजाइन करोगे, ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस, हर चीज आप नेक्स्ट लेवल करोगे, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाओगे। लेकिन बेटा आप सॉफ्टवेयर तो बना दोगे, कोड्स वगैरह लिख दोगे, लेकिन बेटा उसको चलाना भी तो सिखाना सामने वाले को, उसको आता ही नहीं, तो बेटा उसको सपोर्ट सिस्टम दोगे, सपोर्ट सिस्टम दोगे, ठीक है, लाइसेंस हो जाएगा बेटा, आपका सपोर्ट हो जाएगा। अब मेरी इंस्टॉलेशन बेटा, इंस्टॉलेशन लाइसेंस तो बन गया, लेकिन इंस्टॉलेशन कौन करेगा? वो खुद थोड़ी ना करेंगे, वो धंधा करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, इंस्टॉलेशन भी तो आप दोगे। तो ये 3 सर्विसेज में उन्होंने उसके टुकड़े कर दिए यूएस गैप ने। यूएस गैप ने कहा इन तीनों को आपका परचेज एक फेयर वैल्यू अलग अलग आपको बतानी है, रिकॉग्नाइज करनी है, हमको नहीं पता। आप बोल रहे हो सर समझा नहीं मैं। यूएस गैप ये कह रहा है आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपने एक पूरा सॉफ्टवेयर बना के पूरा पैकेज दे दिया, उससे आपको पैसा मिल गया, आईएफआरएस वाला तो रिकॉग्नाइज कर लेगा। लेकिन यूएस गैप कह रहा है ये जो तुमको पैसा तुमने सॉफ्टवेयर बेचा, और सोचो तुमको 1 करोड़, 1 करोड़, सोचो तुमको 1 करोड़ इंडियन रुपीज में लिख दिया मैंने, सोचो सोचो बेटा आपको 10 मिलियन, 100 मिलियन डॉलर मिल गए, सोचो 100 मिलियन डॉलर मिल गए आपको इस सेल करने की वजह से। लेकिन यूएस कैप वाला ये कह रहा है हमने ऐसे नहीं पता आपने पूरा सॉफ्टवेयर बेच दिया और आपको 100 मिलियन डॉलर, नहीं, हमने इसके 3 टुकड़े कर दिए। हमें ये बताओ आपको लाइसेंस का कितना पैसा मिला? अगर आप सोचो अलग से सिर्फ लाइसेंस बेचते तो आप कितने में बेचते? आप अलग से सपोर्ट बेचते तो कितने में बेचते? आप अलग से इंस्टॉलेशन बेचते तो कितने बेचते? सीधी भाषा बोलूं, इन्होंने तीनों का प्रोडक्ट बना दिया कि आपके ये 3 प्रोडक्ट है। हम ये नहीं कह रहे आपको पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज है, नहीं, आपके 3 प्रोडक्ट है, लाइसेंस, सपोर्ट, इंस्टॉलेशन। अगर आप सिर्फ अपनी इंस्टॉलेशन सर्विसेज देते तो कितने लेते? लेकिन बेटा ये चीज जरूरी नहीं है ना हर कंपनी फिट हो। यूएस गैप समझ नहीं रहा बेटा, यूएस गैप ये नहीं समझ रहा कि हर बार ये पॉसिबल थोड़ी ना है। अरे बेटा आप खुद सोचो, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो एक कंपनी के लिए फुली ऑटोमेशन प्लगइन्स वगैरह डिजाइन कर रहा है, सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा है, बेटा वो लाइसेंस देगा तो साथ में सपोर्ट और इंस्टॉलेशन भी तो देगा। आप कभी किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएंगे जो फुली ऑटोमेटेड है, बेटा अगर उनकी किसी चीज में सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ जाती है, ग्लिच आ जाती है, तो बेटा वो सोर्स कंपनी के लोगों को ही बुलाते हैं। पहले तो बेटा उन्होंने अपनी इंटरनल सिस्टम आईटी डिपार्टमेंट बना रखा होता, अगर उनसे नहीं होता तो बेटा फिर सोर्स वाले को ही बुलाना पड़ता है, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया उनकी तरफ से बंदा आता है फिर। तो बेटा आप इंस्टॉलेशन सर्विस दोगे ना,
पहली बात तो जब आपने इंस्टॉल करा तभी तो साथ में दे दोगे, फिर बाद में तो रिकरिंग चार्जेस अलग से होंगे, वो तो है ही, लेकिन पहले तो साथ में दोगे ना। तो सॉफ्टवेयर ये यूएस गैप वाला समझ नहीं रहा, फिर वो कह रहा है सपोर्ट का अलग से बताओ। कभी कभी लोग सपोर्ट अलग से इंस्टॉलेशन नहीं देते, सिर्फ इंस्टॉलेशन वन टाइम देते हैं। ऐसे थोड़ी ना इंस्टॉलेशन नहीं देके बाद में इंस्टॉल कराऊंगा तो इसके अलग से पैसे लेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज करती है, कुछ कुछ नहीं करती। तो ये यूएस का थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं बेटा, रिजिड है, मतलब सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड कर रहा है। मतलब बेटा कुछ इंडस्ट्रीज की सर्कमस्टेंस तो ये है कि भैया हम तो भैया एक साथ ही देते हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्री के सर्कमस्टेंस है वो कह रहे हैं हाँ हम लाइसेंस दे देते हैं, इंस्टॉलेशन भी देते हैं, लेकिन सपोर्ट एक साथ नहीं देते। कुछ ये है वो कह रहे हैं हम लाइसेंस देते हैं, सपोर्ट और इंस्टॉलेशन नहीं देते। बेटा सबके अपने अपने सर्कमस्टेंस है, लेकिन यूएस गैप वाला कह रहा है हमको नहीं पता सब कौन कौन के सर्कमस्टेंस है, हमको नहीं पता, हमने एक रूल बना दिया, इस रूल को लेकर चलना है। अब वो रूल क्या है सर, आपने रूल तो बताया नहीं। रूल ये है कि भैया आपको इनको अलग 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 इनका फेयर वैल्यू लेना है और उसके हिसाब से रिकॉग्नाइज करना है। सोचो आपको बेटा लाइसेंस और इंस्टॉलेशन मिल गया, आपने उसकी फेयर वैल्यू बना दी, लेकिन सपोर्ट अभी तक आपको पता ही नहीं चला इसकी, अब फेयर वैल्यू क्या है सपोर्ट की, मुझे नहीं आ रहा आपको रिकॉग्नाइज। तो बेटा जब तक आप उसकी फेयर वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर लेते, वैल्यू कर लेते, आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर लेते, हो सकता है बेटा उस बंदे ने चलाना भी स्टार्ट कर दिया सॉफ्टवेयर, आप कह रहे हो सर अब तो ये तो सर यूज भी करना स्टार्ट कर दिया, बेनिफिट भी मिलना स्टार्ट कर दिया सामने वाली कंपनी को, अब तो रिकॉग्नाइज करते दो। यूएस वाला कह रहा है हमको नहीं पता, हम नहीं करेंगे। अरे सर उस सामने वाले यूज भी करना स्टार्ट कर दिया हमारे सर्विसेज का, अब तो कर रहे दो, नहीं करने देंगे जब तक आप हमको सपोर्ट का नहीं बताओगे। तो कितना करें, सिर्फ लाइसेंस लाइसेंस और इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन का करोगे, सपोर्ट का नहीं करेंगे। बेटा ये अभी मैंने बहुत बेसिक बेसिक लेवल में पढ़ा है, मतलब ऊपर ऊपर से, थोड़ा डिटेल में और अभी बढ़ाना बाकी है। ठीक है, इसमें कुछ दो तीन चीजें है बेटा इसके अंदर हमको समझनी है, थोड़ा एक गेम है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन फायदा नहीं है बेटा, बाद में पढ़ेंगे जब हमको 606 हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ना ही बेटा आपके ये सिलेबस में है, ये तो बस एक एग्जांपल मुझे आपको देना पड़ा क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिड पढ़ाना पड़ रहा है ना। तो सर आप ये कहना चाहते हैं यूएस में अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है और वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर यूएस गैप के हिसाब से बना रही है, तो अगर वो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बेच रही है और अगर वो सिर्फ लाइसेंस लाइसेंस का फेयर वैल्यू और इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन का फेयर वैल्यू निकाल रही है, तो सिर्फ उन्हीं को रिकॉग्नाइज करेगी, इसका अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेगी। हाँ बेटा, लेकिन आईएफआरएस के अंदर ऐसा नहीं है। आईएफआरएस ये कह रहा है आपने ये हटाना ही तीनों, आपने पूरे सॉफ्टवेयर बेच दिया, हाँ आपको पैसा मिल गया, आपने अपनी ओनरशिप बेच दी पूरे सॉफ्टवेयर की, हाँ रिकॉग्नाइज कर लो। तो बेटा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं बोलो ना। हाँ सर फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर रिजिड है, रूल बेस्ड है, सबकी सर्कमस्टांस को लेकर नहीं चल रहा है, मतलब ओवरऑल नहीं चल रहा है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक बना दिया। अब बेटा लेकिन फार्मा का अलग है, अब बेटा फार्मा का ऐसा सिस्टम नहीं है कि अलग अलग डिवाइस का अलग अलग वो करो, ऐसा नहीं है, उनका अलग सिस्टम बना रखा है। तो बेटा आए हो, लेकिन फार्मा वालों के लिए भी, लेकिन अगर फार्मा वाली आईएफआरएस बनाता उसके लिए भी वही रूल है जो आईएफआरएस 15 है, जो भी मैंने आपको बोला, रिस्क दे दिया, ट्रांसफर कर दी, रिकॉग्नाइज कर लो, सबके लिए वही बना रखा है, प्रिंसिपल बेस्ड है। प्रिंसिपल्स बेटा मॉडल्स होते हैं, आपने देखा ना, जनरल एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन हर कंट्री के जो लॉ होते हैं बेटा वो डिफरेंट 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 होते हैं। तो रूल्स कैन बी डिफरेंट, दे आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक, दे आर नॉट मेंट फॉर द वैल्यू क्रिएशन टू द यूजर्स। लेकिन आईएफआरएस बेटा प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, मतलब जर्नल जर्नल होते हैं, जर्नल। आप बोलोगे सर नाम तो यहाँ पे भी जर्नल है, अरे ये सब नाम का जर्नल है बेटा, नाम का जर्नल मतलब जर्नल का मतलब जो यूएस में जर्नल जर्नल, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं बेटा बस एक इंडस्ट्री, ये होते हैं ओवरऑल होते हैं कि भैया सबके लिए एक ही है, यही कर लो चल जाएगा काम। तो बेटा ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक पढ़ाया है। एक इन्वेंट्री का भी है बेटा, एक इन्वेंट्री का भी एग्जांपल दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल वैसे बताऊं, आईएफआरएस और यूएस गैप बेटा, यहाँ पे बेटा क्या गेम है, आईएफ यूएस गैप के अंदर बेटा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक एग्जांपल लूंगा। यहाँ पे बेटा लीफो चलता है, लीफो भी चलता है, मतलब यहाँ पे लीफो अलाउड है, लेकिन यहाँ पे बेटा लीफो अलाउड नहीं है, सीधा सीधा बेटा लीफो अलाउड नहीं है। अब मैंने क्योंकि आपको बोला था हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस से इन्फ्लुएंस्ड है, विद इन कन्वर्जेंस है, तो बेटा हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो एक प्रूफ हो गया। ठीक है, लेकिन यूएस गैप में आप जाके देखेंगे, देखेंगे क्यों है। अब इसका पूरा लॉजिक है बेटा, पूरा डिटेल डिस्कशन है, मैं अभी बताऊंगा, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, वो मैंने इन्वेंटरी के लिए बचा के रखा बेटा, अभी नहीं दे सकता, तो लेक्चर खामा का बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपल एक बात बोलूं, टैक्स के लिए बेटा, सीधी सीधी बात है, टैक्स के लिए करा हुआ यूएस वालों ने बेटा, बहुत बड़ा लॉजिक है इसका। 1981 से कहानी चली आ रही है इनकी, टैक्स का चक्कर पड़ गया था, क्योंकि बेटा उस टाइम आपको तो पता ही है बेटा, थोड़ा रिसेशन आना स्टार्ट हो गया था मार्केट में क्योंकि रिसेशन आ गया था, तो बेटा रिसेशन आ गया, लोगों के पास पैसा है नहीं, अब लोगों के पास पैसा है नहीं, कंपनियों को प्रॉफिट पे टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, वो कैसे देना पड़ता है, वो वैल्यू इन्वेंट्री वैल्यूएशन का गेम है। लेकिन बेटा आईएफआरएस ने अलाउ नहीं करा, क्योंकि आईएफआरएस ये कहता है बेटा लीफो बेकार चीज है,
बेटा हाँ, वो सीधा कहता है, वो कहता है भैया आईएफआरएस बेकार चीज है। क्यों? वो कहता है ये सीधी सीधे टैक्स बचाने का धांधलेबाजी है। सीधा वो ये बोलता है कि भैया ये तो एक सीधा सीधा टैक्स बचाने का धांधलेबाजी है। और दूसरा उसने एक लॉजिक और दिया है बेटा, दो लॉजिक दिया आईएफआरएस ने। पहला तो टैक्स का कि भैया ये तो टैक्स बचाने की धांधलेबाजी है। आप बोलोगे सर कैसे टैक्स सेविंग होगी? कह रहा हूं ना बेटा, अभी नहीं बता सकता, फिर आप भी बोलोगे सर लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है। सीधी बात है बेटा, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरी धांधलीबाजी बेटा, आईएफआरएस वालों ने क्या बोला, इससे प्रॉपर मैंने आपको क्या बोला था बेटा, पहले आईएफआरएस क्या होते हैं, जनरल वैल्यू क्रिएशन होनी चाहिए इसको, इंटरनल यूजर को। तो वो ये कह रहे हैं अगर आप लिफो मेथड यूज करते हो तो इससे वैल्यू क्रिएशन नहीं होगी। सर क्यों वैल्यू क्रिएशन नहीं होगी? क्योंकि बेटा जो लिफो होता है ना, इसका मतलब ही सोचो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो आपने बिल्कुल लेटेस्ट माल खरीदा है ना, उसी लेटेस्ट प्राइस पे आप उसको पहले निकालोगे और पुराने वाला माल आपका रखा रहेगा। अब आप खुद सोचो बेटा, ये कुछ अजीब बात नहीं है। आप बेटा जनरली आप क्या करते हो? बेटा आप जनरली क्या करते हो, जो आप सबसे पहले माल लेके आते हो पुराना पुराना, आप सबसे पहले उसको खा जाते हो, उसी को निकालते हो और लेटेस्ट माल को रखे रहते हो। बेटा मिठाइयों की दुकान में जाओगे, क्या होता है बेटा, वो सबसे पहले आपको पुरानी मिठाइयां सबसे पहले देंगे। आप कितना भी बोलो फ्रेश दो, लेकिन वो आपको देंगे सबसे पहले पुराना वाला। उनकी कॉस्टिंग है बेटा, सिस्टम है बेटा, उन्होंने कॉस्टिंग ऐसा बना रखा है। वो क्या करेंगे बेटा, आपको सबसे पहले पुराना माल बेचेंगे, फीफो बेटा, वहां पे वही होता है। और लेटेस्ट माल बचा के रखेंगे, क्योंकि बेटा अगर उन्होंने पुराना लेटेस्ट माल अगर आपको दे देंगे, पुराना माल तो सड़ते से रखा रहेगा, वो तो सड़ जाएगा, उसकी शेल्फ लाइफ कम है ना, क्योंकि कम होती जा रही है। तो इसलिए बेटा ये लॉजिक है। फॉर एग्जांपल बेटा, कभी किसी फूड इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे ऑडिट करने बेटा, अगर किसी फूड इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, आप उनके रेस्टोरेंट्स वगैरह देखेंगे, उनके अंदर रेस्टोरेंट किचन के अंदर ये चीज लिखी होती है, फीफो मेथड, यूज ओनली फीफो। ये ऑडिटर ने लिखा होता है बेटा उनके वहां पे। क्योंकि अगर बेटा वो वहां पे फल सब्जी लेटेस्ट वाली खरीदने लग गए, तो बेटा पुरानी पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, तो ये ऑब्सोलेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा बेटा, ये नेक्स्ट लेवल ऑब्सोलेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्टिंग गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी, प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो वो बोलते बेटा पहले पुरानी सब्जी खत्म कर, नहीं अभी नहीं लेके आया, ताजी ताजी है, इसका तो शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा खासा चल जाएगा। बेटा एक और एग्जांपल देता हूँ, पुरानी दवाइयां बेटा, जब भी दवाइयां खाते हो पुरानी एक्सपायरी वाली तो सबसे पहले खाओगे, नई वाली खाने लगे वो पुरानी वाली तो पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएंगी फिर। अभी नई वाली की तो एक्सपायरी अभी तो नहीं खरीदे, इसकी तो एक्सपायरी और ज्यादा आगे होगी, ये तो चल जाएगी आगे। तो लीफो लेकिन कहता है, लीफो कहता है नहीं नहीं लेटेस्ट दवाइयां पहले खाओ, पुरानी वाली पड़ी रहने दो। बेटा कुछ सुनने में अटपटा सा नहीं लग रहा आपको? है ये कैसा मेथड है? ये तो बेकार है, ये तो ऑब्सोलेंस कॉस्ट इंक्रीज कर देगा। हाँ लेकिन बेटा यहाँ पे क्या, मैंने आपको क्या बोला था, यूएस गैप रूल बेस्ड है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। अरे कुछ कुछ इंडस्ट्री जिन पे लीफो लग सकता है वही तो लगाएंगी, सारी थोड़ी ना लगाएंगी, सारी नहीं लगाएंगी। जैसे बेटा मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं, चावल की इंडस्ट्री है, हनी इंडस्ट्रीज है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है, ये लिफो मेथड ज्यादातर यूज करती है, ये लिफो यूज करती है। बेटा जितना ज्यादा चावल पुराना होगा वो पुराना रखे रहेंगे और लेटेस्ट चावल को जल्दी जल्दी निकालेंगे। अरे लेटेस्ट चावल है उसको निकाल देंगे और पुराने चावल बड़े 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 बड़े, सोना हो गया बेटा, सोना जितना पुराना सोना उतना बढ़िया, नया नया सोना जल्दी जल्दी निकाल देंगे। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिकली रखा है यूएस गैप ने, लेकिन आईएफआरएस में ऐसा नहीं है। आईएफआरएस में बेटा सोने वाला है, कुछ सोने की कंपनी है, जो गोल्ड की कंपनी है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनाएगी। तो बेटा अब बेचारा बेचारा क्या करेगा बेटा, वो तो पुराना से पुराना सोना रखेगा अपने पास, पुराने से पुराना और नया वाला पहले निकाल देगा, लेकिन उसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेंट्री की वैल्यूएशन फीफो के हिसाब से करनी पड़ेगी। मतलब उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसा दिखाना पड़ेगा कि बेटा उसने पुराना सोना निकाल दिया, नया सोना रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में रियल लाइफ में वो पुराना सोना रख रहा है और रियल वाला नया वाला निकाल रहा है। तो देख रहे हो अलग अलग हो रहा है। आईएफआरएस बेटा क्योंकि कहते हैं ये धांधलेबाजी है बेटा, ऐसे नहीं चलता। उसने कहा बेटा ऐसे ही होता है मोस्ट ऑफ द दुनिया में, बेटा जनरली तो दुनिया में ऐसे ही होता है ना, ये तो गिनी चुनी कंपनीज है बस, अरे हाथों में गिन लोगे ऐसी कंपनी जो लीफो यूज करती है, आईएफआरएस ये कहता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी जो दुनिया में बनती है वो तो फीफो यूज करते हैं। अरे आप भी अपनी किचन में भी तो फीफो यूज करते हो। तो बेटा यही है बेस्ट मेथड। और भी मेथड्स है, वेटेड एवरेज वगैरह वो भी है, लेकिन लीफो का बिल्कुल पता ही नहीं है, क्योंकि उससे तो बेटा दूसरा उनको लगता है टैक्स बच रहा है। अरे बेटा आप सबसे लेटेस्ट माल वाला अगर निकाल दोगे, तो बेटा लेटेस्ट वाला अगर आप निकालोगे, इसका मतलब लेटेस्ट मतलब आपने अभी के प्राइस में इन्फ्लेटेड प्राइस में खरीदा है, आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से खरीदा है, तो बट ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो जाएगी तो आप कॉस्ट बढ़ेगा, आपके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे। दूसरा एक लॉजिक और है, आपने नया वाला पहले निकाल के पुराना वाला अपने पास रखा हुआ है लीफो में, है ना, पुराना वाला पास रखा हुआ, अब पुराना वाला आपने पुरानी डेट के पुरानी इन्फ्लेशन के हिसाब से खरीदा था, वो तो सस्ता माल है, तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो जाएगी। तो बेटा आपको पता है जब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो जाएगी तो वैसे भी प्रॉफिट्स आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अरे क्रेडिट साइड कम हो जाएगी तो आपके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे ना, इसलिए तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे तो टैक्स कम जाएगा नहीं जाएगा। तो बेटा एक ही आईएफआरएस वालों को ये मानना है। अभी आपको अगर बेटा समझ में नहीं भी आया ना, तो इन्वेंट्री वाले चैप्टर में इन डिटेल पढ़ाऊंगा बेटा, इन डिटेल टॉपिक टॉपिक के साथ, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट के साथ पढ़ाऊंगा।
अभी बस एक जल्दी से टीचर पढ़ा दी कि अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो कोई। बेटा इतने एग्जाम्पल दे दिए, फ्लेक्सिबिलिटी, रूल बेस्ड, ट्रिक, इतना, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकता बेटा। अब इससे ज्यादा तो बेटा पूरे चैप्टर वाइज ही चलेगा, ठीक है। ठीक है, यहां पे बेटा मेरा अब आपका टॉपिक खत्म होता है आईएफआरएस और यूएस गैप। अब आपके मन में बेटा लेकिन एक डाउट आ रहा है कि सर हमें बात बताइए, आपने ये बोला था कि आईएफआरएस अपने वो 150 कंट्रीज, 170 कंट्रीज में चल रहा है, ठीक है सर। यूएस गैप सिर्फ यूएस में चल रहा है, ठीक है सर। लेकिन सर एक कंपनी है यूएस की, मैंने कहा ठीक है, उसको सर आईएफआरएस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, क्या वो बना सकती है? अब इसका आंसर देने के लिए बेटा मुझे आपको बताना है, देखिए बेटा एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूएस गैप, पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा टॉपिक, मतलब ये यूएस गैप लगता कहां कहां पे है, और अगर सिर्फ यूएस गैप में लगता है तो किन किन कंपनीज में लगता है। पहली बात, किन किन कंपनीज में लगता है एप्लीकेबिलिटी? ऑल डोमेस्टिक कंपनीज, ऑल डोमेस्टिक कंपनीज में लगेगा। मतलब बेटा दुनिया में जितनी भी यूएस कंपनीज है, मतलब जो यूएस के अंदर, जो यूएस के लैंड में, सरजमीन पे बेटा अपना धंधा इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो मतलब यूएस कंपनीज है, वो तो बेटा सीधा सीधा यूएस क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे अपना यूएस गैप के हिसाब से, कोई है ही नहीं ऑप्शन। और दूसरा, ऑल फॉरेन कंपनीज, सिर्फ ऑल फॉरेन कंपनीज, ऐसे कैसे? वो तो अपने हिसाब से बनाएंगे सर, जिस कंट्री की है। पूरा तो पढ़ो, ऑल फॉरेन कंपनीज लिस्टेड इन यूएस स्टॉक एक्सचेंज। मतलब जैसे नैस्डैक के अंदर अगर कोई फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल मान के चलो हमारी कोई इंडियन कंपनी अगर नैस्डैक में रजिस्टर्ड है, यूएस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है, डाउ जोन्स के अंदर है, तो बेटा उसको फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने यूएस गैप के हिसाब से बनानी पड़ेगी। लेकिन 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 सर बाद में आएंगे, अभी यहां ध्यान से सुनो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूएस गैप, एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूएस गैप, ठीक है। ये यूएस गैप लगता कहां का है, आपको वो डाउट का आंसर दे रहा हूं कि अगर कोई यूएस कंपनी है, यूएस गैप बना रही है, लेकिन वो कह रहे हैं यूएस गैप में मजा नहीं आ रहा सर, हमें तो आईएफआरएस बहुत अच्छा लग रहा है, हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनानी है, क्या हम बना सकते हैं? इसका आंसर देने के लिए एक्चुअली मैंने ये टॉपिक आपके लिए लिखा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूएस गैप। बेटा यूएस गैप जो है, यूएस गैप उसने साफ साफ ये जो इनकी बॉडी है ना, इन्होंने एफएसबी, इन्होंने ये बोल रखा है कि बेटा यूएस गैप जो है कौन किस किस पे लगेगा। उन्होंने कहा बेटा जितनी भी डोमेस्टिक कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनी से मतलब ये है जितनी भी कंपनीज यूएस के अंदर है, यूएस की कंपनी मतलब यूएस का जो बॉर्डर है उसके अंदर जितनी भी कंपनीज है, यूएस के लैंड पे जितनी भी कंपनीज है, सीधी सीधी बात करो, ऑल कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन यूएस, सीधी बात, यूएस में रजिस्टर्ड है, उन सबको तो यूएस गैप में बनानी है। अच्छा सर लेकिन मैं तो ये पूछ रहा था आईएफआरएस, आईएफआरएस बिग नो, बना ही नहीं सकते। मतलब सर एक यूएस कंपनी जो रजिस्टर्ड है यूएस के अंदर, डोमेस्टिक कंपनी, मतलब फॉर एग्जांपल कोका कोला ही ले लो, उसको यूएस गैप के साथ अलग से आईएफआरएस बनाने नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। अगर वो यूएस में रजिस्टर्ड है वो नहीं बना सकती। सर क्यों? इसका लॉजिक क्या है बेटा? क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही यूएस के अंदर है। अब वो यूएस के अंदर रजिस्टर्ड है तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, तो उसके जो यूजर्स होंगे वो यूजर्स ज्यादातर यूएस सिटीजन होंगे, क्योंकि यूजर, अरे अपना माल ज्यादातर यूएस डोमेस्टिक कंपनी है तो अपना माल कहां बेच रही होगी? यूएस सिटीजन को तो बेच रही होगी, तो यूएस सिटीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा। अब उस सिटीजन को तो यूएस गैप के हिसाब से पता है। अब आप कोई और अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाओगे उस बेचारे को समझ ही नहीं आएगा, उसको ये समझ में भी आएगा तो बेटा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। ऐसा तो बेचारे को बार बार कि अच्छा आईएफआरएस बना रहा है, अब आईएफआरएस में कन्वर्ट करो, तो क्या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइम बढ़ नहीं गया कन्वर्जन का? बेटा कन्वर्जन इतना इजी नहीं है, उसके लिए बहुत चीजें करनी पड़ती है। जैसे इन्वेंट्री का ही मैं बताऊंगा आपको कन्वर्जन कैसे करेंगे, रिजर्व बनाने पड़ते हैं, चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है, पता नहीं क्या एक्यूमुलेटेड प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, क्या क्या बेटा ये करता रहेगा तो फिर वो इन्वेस्ट कब करेगा पैसा? तो बेटा वो कह रहे हैं तुम यूएस कंपनी हो तो यूएस गैप के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ ना, क्योंकि तुम्हारे यूजर्स ही मोस्ट ऑफ द यूएस के हैं, तो बेटा ये बनाओ। तो आप बोलोगे सर फिर ऐसा है तो फिर फॉरेन कंपनीज के लिए ऐसा क्यों है? अब बेटा फॉरेन कंपनीज के लिए भी यही लॉजिक है, तुम फॉरेन कंपनी हो, तुम अपने जैसे फॉर एग्जांपल यूके की कंपनी है तो वो आईएफआरएस फॉलो कर रही होगी, लेकिन अगर वो यूएस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है तो बेटा फिर उसको यूएस गैप बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेटा तू, इसका मतलब यूएस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है, इसका मतलब ज्यादातर तेरे जो इन्वेस्टर्स होंगे यूएस सिटीजन होंगे, यूएस के होंगे, तो बेटा यूएस वाले तेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करेंगे ना, अपना पैसा लगाने से पहले अपना फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे या टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो लेंगे, उसके लिए रेशियोज वगैरह निकालेंगे। और हमारे यूएस सिटीजन है, क्योंकि तू हमारे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, तो हमारी यूएस
सिटीजन तेरे में इन्वेस्ट करेंगे। अब यूएस सिटीजन तेरे पे इन्वेस्ट करेंगे तो उनको तो यूएस का, उन्होंने तो बचपन से स्कूल में कॉलेज में यूएस गैप पढ़ा, उनको तो यूएस गैप रटा हुआ, तूने बना दिया आईएफआरएस में। अब उन बेचारों को दिक्कत हो जाएगी कन्वर्जन में। अब वो कन्वर्ट करेंगे, वो पैसा इन्वेस्ट करें तेरे में, तो चुपचाप से यूएस गैप बनाते उनके लिए इजी हो जाएगा यार। सीधी बात है बेटा, सीधी बात है। ये लॉजिक समझे बेटा, ये लॉजिक है। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन डाल दिया गया 2007 में। इस वाले कौन से में, इसमें सर बेटा, इस वाले रूल में, ये जो रूल मैंने आपको बताया ना, इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन डाल दिया गया इन 2007। इन 2007 यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, बेटा आपको पता ही होगा, यूएस एसईसी, जैसा हमारे इंडिया में सेबी है ना बेटा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहां पे भी एक ऐसे वॉच डॉग है वहां पे स्टॉक एक्सचेंज का, जो पब्लिक कंपनीज को भी बेटा वो जैसे क्या क्या रूल्स वगैरह होने चाहिए, लिस्टिंग वगैरह, वो बताता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन उसने 2007 के अंदर बेटा एक अमेंडमेंट ले आया बेटा, वो एक अमेंडमेंट लिया, वो एक अमेंडमेंट ये लेके आया कि ये जो ऑल जो फॉरेन कंपनीज है ना, फॉरेन कंपनीज, ये जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ये अब आईएफआरएस में भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, ऑप्शन दे दिया। अरे इसका मतलब ये नहीं करा कि यूएस गैप में नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बोला कि अब से जितने भी फॉरेन कंपनीज यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो अब से सिर्फ आईएफआरएस में ही बनाएंगे, नहीं, यूएस गैप में तो उनको बनाना है, रूल तो वही है, अभी निश्चय बेटा वही है कि बेटा उनको बनाना तो वही है, लेकिन लेकिन एक ऑप्शन भी दे दिया कि अगर बनाना चाहो ना आईएफआरएस में तो बना सकते हो बेटा, इसका दे दिया, क्योंकि बेटा बताओ, उन्होंने बताया लॉजिक समझा क्या हुआ ना बेटा, ये फॉरेन कंपनीज है, ये है तो फॉरेन कंपनी, लिस्टेड है बेटा, सिर्फ नाम की लिस्टेड है, ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ताकि कैपिटल वगैरह रेज कर सकें, लेकिन एक्चुअली इनका मोस्ट ऑफ द बिजनेस तो बेटा इंटरनेशनल कस्टमर से ही है, इंटरनेशनल ऑपरेशन ही है, तो बेटा इनको जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है वो तो इंटरनेशनल करनी पड़ती है बेटा। जस्ट फॉर एनालिसिस सेक के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस गैप के हिसाब से क्या बनानी, तो इन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द जो ऑपरेशन है तो इंटरनेशनल ऑपरेशन ही ना, इंटरनेशनल क्लाइंट्स ही है ना, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग ही है ना, तो यार आईएफआरएस में बना लो, छोड़ो टेंशन, छोड़ो। तो सर ये एक्सेप्शन तो ठीक है 2007 के अंदर, तो बेटा ये 2007 के अंदर ये एक्सेप्शन आया, 2007 के अंदर बेटा ये एक्सेप्शन आया। अब बेटा 2011 के अंदर, 2011 में बेटा जो एसीपी है बेटा, आपको पता होगा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ है ना, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है, आईसीपी, इन्होंने ये चीज देखी 2007 के अंदर, उन्होंने कहा सरकार ने ये रूल लिया है, सीपीए पता है ना बेटा आपको, वहां पे अकाउंटेंट्स वहां के, उन्होंने देखा वहां की जो एआईसी पे बॉडी है सीपीए की, उन्होंने ये देखा 2007 के अंदर सरकार ये रूल ले आई कि अब से सारे के सारे जो मतलब जितने भी फॉरेन कंपनीज है जो लिस्टेड इन यूएस स्टॉक एक्सचेंज है, उनके पास ऑप्शन है कि भैया आईएफआरएस में बना सकते हो। तो बेटा वो 2011 में सरकार के पास पहुंच गए, इस एसईसी के पास, उन्हें सरकार को बोला अरे भाई जब तुम डोमेस्टिक अब फॉरेन कंपनी के लिए ले आए तो यार डोमेस्टिक कंपनी के लिए भी कर दो ना यार, क्या हो जाएगा तुम्हारा, उन बेचारों को भी तो एक ऑप्शन दे दो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा बेटा, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा अगर तुम इन बेचारों को भी ऑप्शन दे दो, डोमेस्टिक कंपनी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा बेटा। 2011 में सीपीए ने रिकमेंड करा, लेकिन बेटा वो रिकमेंड अभी भी चले जा रहा है, अभी नहीं करा, एसईसी ने बेटा इस चीज को अभी तक नहीं करा। डोमेस्टिक कंपनीज टिल डेट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बनाएंगी तो यूएस गैप के हिसाब से बनाएंगी, लेकिन इसमें छोटा सा कैच है। अब सर इसमें क्या कैच है, अगर वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, वो बेटा ऑल डोमेस्टिक कंपनीज बस एक ही जगह पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बना सकते हैं, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरनली मैनेजमेंट के लिए बनाए गए, मतलब इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए। हालांकि बेटा इंटरनल जो रिपोर्ट्स होते हैं, हालांकि जो इंटरनल रिपोर्ट्स वो भी ऑडिटेड होते हैं, लेकिन अगर वो इंटरनल रिपोर्ट ट्रांजिशन है यूएस गैप टू आईएफआरएस, तो नो नीड टू ऑडिट। अरे फिर क्या ऑडिट करना, यहाँ तो ट्रांजिशन हो गया आईएफआरएस के अंदर, फिर तो बेटा आईएफआरएस के अंदर यूएस गैप, अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी बेटा अगर आईएफआरएस बनाना चाहे तो यूएस गैप ने यूएस ये कहता है, एसईसी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, आप बना सकते हो, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना चाहते हो, मतलब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के पब्लिक को दे रहे हो, हमारे यूएस सिटीजन को, दुनिया को दे रहे हो, तो बेटा फिर यूएस गैप में बनाना है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी मैनेजमेंट को देना चाहते हो तो आप आईएफआरएस में बनाओगे, मतलब आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार आईएफआरएस में बना के अंदर ही अंदर खेल रहे हो मैनेजमेंट के अंदर, यार देखो हमारे मतलब मैनेजमेंट के अंदर चल रहा है, इंटरनल रिपोर्टिंग चल रही है, अगर उस पर्पस के लिए वो बन सकती है। लेकिन आप सोचोगे ये कौन करेगा इतना टाइम वेस्ट, सर कौन ही करता होगा, सर कौन ही करता होगा, जब यूएस गैप के अंदर बना ली, आईएफआरएस के अंदर बना के वो भी इंटरनल कौन खेलेगा, अरे खेलते बेटा, क्या बात कर दी आपने बेटा। ऐसे बहुत ज्यादा बिजनेस, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो सोचते हैं
कि अगर हम आईएफआरएस की हम अगर किसी और कंट्री में जाएंगे जहां पे आईएफआरएस चलेगा, वहां पे हमें अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट उसके हिसाब से कैसा आएगा? बेटा एक रीजन ये हो। दूसरा, बेटा एक यूएस कंपनी अगर अपने आप को कंपेयर करना चाहती है कंपनी के हिसाब से, कौन सी जो यूरोप में है, वो तो आईएफआरएस फॉलो कर रही है। अब लेकिन बेटा कंपैरिजन हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आप बना रहे यूएस गैप, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ी आईएफआरएस के हिसाब से, तो कैसे कंपैरिजन होगा? तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, इंटरनली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूएस गैप से आईएफआरएस में बनाएगी, आईएफआरएस में बनाएगी और अपने पास ही रखेगी। क्यों? फॉर द कंपैरेटिव पर्पस, इंटरनेशनल कंपैटिटर से कंपेयर करने के लिए कि भैया वो जो बिजनेस यूरोप में है उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बना रखी है, हम अगर बनाएंगे तो हमारे हिसाब से ऐसी होगी, तो हम दोनों के फिर प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, फिर कंपैरेटिव एनालिसिस चलेगा, रेशियो चलेगा, समझ गए? तो वो उसके हिसाब से उसकी इन्वेंट्री कैसे, हम भी अगर ऐसे करते तो हमारी इन्वेंट्री कैसे होती, तो आईएफआरएस के हिसाब से हमारी कैसे होगी, ऐसे। समझ रहे हो बेटा? उसके रेवेन्यूज ऐसे रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, हमारे ऐसे हो रहे हैं, लेकिन अगर हम यूरोप में बैठ के ऐसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते तो कंपैरिजन पर्पस के लिए बनाई जाती है बेटा इंटरनल रिपोर्ट। इंटरनल है बेटा, आप अपने अपने खेलो, फिर उसके लिए सरकार क्यों होगी? बेटा आप अंदर ही अंदर कुछ भी काम कर रहे हो बेटा, वहां पे सरकार क्यों लेगी? अरे आप अपना अपना कर रहे हो, आप कुछ भी करो बेटा, आप अपने हिसाब से बेटा कैश बेसिस करो, सरकार कुछ नहीं बोलेगी आप। अरे ये तो आपका अपने इंटरनल मामला है ना, आपने पब्लिक को तो नहीं दी ना, आपने अपने वेबसाइट पे तो नहीं अपलोड करी ना, पब्लिक के लिए तो नहीं है ना, पब्लिक के लिए तो भाई ऑडिटेड होंगी, यूएस गैप के हिसाब से बनेगी। अरे ये तो मैंने अपने लिए बनाई है, मैं तो कुछ भी करूं, सरकार कौन होती है मुझे टोकने वाली? मैं कैश बेसिस बनाऊं, ले क्या कर लेगी? मैं कैश बेसिस बनाऊंगा आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने लिए बना रहा हूं, अपने लिए, मैं अपने लिए कैसे भी बनाऊं, कुछ भी मुझे ऐसे समझ में आता है। बेटा ऐसे ही है, जैसे बेटा मैनेजमेंट रिपोर्ट्स होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको पढ़ाऊं, वो ऑडिटर थोड़ी ना होती, क्योंकि उनको ऑडिट का सेंस ही नहीं बनता, वो तो मैनेजमेंट वाले अपने लिए बना रहे हैं अंदर ही अंदर डिसीजन लेने के लिए कि भैया कॉम्पिटिटर ऐसे होंगे ऐसे होंगे, तो उसके लिए ऑडिट की जरूरत क्या है? वो तो कुछ भी फॉलो कर रहा है, कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, सबकी धजियां उड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप बेटा आप कंसेप्ट समझे होंगे बेटा, ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल टॉपिक बताया, अब समझे यूएस गैप वाले नहीं कर सकते डोमेस्टिक कंपनीज, लेकिन अगर इंटरनल रिपोर्टिंग है तो कर लो, तो कर लो। फॉरेन कंपनीज अलाउड है, फॉरेन कंपनीज कर सकते हो। और दूसरा बेटा एक रीजन और है, एक और रीजन है बेटा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा आपको अगर सरकार अलाउ कर भी देगी ना डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, आपको पता है कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर सरकार अलाउ कर भी देती है, क्या हुआ? अगर बेटा सरकार अलाउड कर भी देती है आपको ट्रांजिशन, मैं आपको मान, चलो मैंने आपकी मान ली, आप ये कह रहे हो ना यूएस गैप को भी होना चाहिए, सीपीए कह रहा था 2011 में, तो सरकार ने ये बोला ठीक है अगर हम कर भी देते हैं, तो बेटा पता है बहुत मुश्किल हो जाएगी, इतना आसान नहीं है यूएस गैप का स्विच करना, ट्रांजिशन ट्रांसलेशन करना आईएफआरएस के अंदर। बेटा आपको रेट्रोस्पेक्टिव में एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी जाके। अच्छा बेटा आप धंधा करोगे, अकाउंटिंग करोगे, बेटा आपको न्यू टीम रखनी पड़ेगी जो आईएफआरएस, बेटा आपके जितने भी अकाउंटेंट्स होंगे वो तो यूएस गैप वाले होंगे, फिर आपको एक ऐसी टीम रखनी पड़ेगी जो यूएस आईएफआरएस के अंदर एक्सपर्ट हो, तो बेटा आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी, आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। दूसरा, यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, बेटा आपको लीगल टीम रखनी पड़ेगी जो आपको बताएगी कि ऐसे ऐसे करना है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी से आप कंपनी को ऐसे चलना है, ऐसे करना पड़ेगा। बेटा तीसरा, आपको अपना पूरा ईआरपी सिस्टम बदलना पड़ेगा, अकाउंटिंग सिस्टम बदलना पड़ेगा। मतलब अरे बेटा आपने जो अपना अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रखा है वो तो जो सेट है यूएस गैप के हिसाब से है ना, यूएस गैप के हिसाब से सिस्टम बना रखा है, जो प्लगइन्स है वो तो यूएस गैप के हिसाब से है। लेकिन बेटा अब आप अगर आईएफआरएस अडॉप्ट करोगे तो यूएस गैप को हटाना पड़ेगा, आईएफआरएस के अंदर न्यू सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट इंक्रीज हुई नहीं हुई, ये बढ़ गई। अरे बेटा आपको लीगल फीस, मैंने आपको बताया पूरी लीगल टीम रखनी पड़ेगी। चौथा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अरे बेटा जब आप ये काम कर रहे होगे तो आपका धंधा इफेक्ट नहीं होगा। अरे बेटा आपने यूएस के आपको हटा के आईएफआरएस करा, तो आप एक नया नया सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आप इसमें बिजी हो गए, लीगल टीम के साथ बैठ के कर रहे हो, इसमें बिजी हो गए, आप न्यू टीम ढूंढने में लगे, एचआर को बिजी कर रहे हो, इसको ढूंढ आईएफआरएस वाले को, तो आपका मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस ऑपरेशन यहाँ पे बिजी हो गया। अगर ये ना होता तो आपका ये जो क्वालिटी टाइम है धंधे में लग सकता था, और धंधे में लगता तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे, लेकिन अब वो प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया, क्योंकि अब आपका मोस्ट ऑफ द धंधे का टाइम इसका ट्रांसलेशन इस स्विच में लग गया, ऑल द टाइम आपका ध्यान तो यहाँ पे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होगी। तो बेटा इतना आसान, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली प्रोसेस। ट्रांसलेशन ऐसी थोड़ी ना हवा में हो जाता बेटा, आप यूएस गैप चला फिर आईएफआर, आज आईएफआरएस है तो कल यूएस गैप, ऐसे नहीं होता बेटा, बहुत टेक्निकल और भी बहुत चीजें एग्जांपल्स है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर बेटा यहाँ पे होल्ड करते हैं। इन डिटेल मैंने आपको बेटा पूरा टॉपिक पढ़ा दिया यूएस गैप और आईएफआरएस के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से बेटा मेरा चलेगा क्या कहते हैं
इनकम स्टेटमेंट्स के ऊपर कि इनकम स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू फ्रॉम रिकॉग्निशन सब चलेंगे बेटा, सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मल्टी लेवल, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, वो सब पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में।